हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमवी क्लासेस। मेरा नाम है आलोक और हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलीगन्स इन वन शॉट। देखिए, पॉलीगन्स के बारे में अभी तक आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, जैसे कि सर पॉलीगन्स क्या होता है, कोई क्लोज्ड फिगर होता है। किसी ने ये पढ़ा होगा कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स करके कोई पॉलीगन होते हैं। किसी ने ये पढ़ा होगा कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स करके कोई पॉलीगन होते हैं। हमने पहले ये भी देखा हुआ है, मेरा एक लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल भी है कि भाई क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का पॉलीगन होता है। वहां मैंने एक बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया भी था, बट डिटेल में पॉलीगन के बारे में आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। हम उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी देखेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे काम करती है इंटीरियर एंगल्स के लिए प्लस एक्सटीरियर एंगल्स के लिए। जैसा आप लोगों ने देखा हुआ है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या है। अगर मैं ट्राइंगल की जगह कल से आपसे पेंटागन की बात करूं तो क्या हम उसके इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला है, सब कुछ हम देखने वाले हैं इसी लेक्चर में। लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है, राइट? तो कॉपी और पेन लेके बैठना है अपने को। और अगर अपने को पॉलीगन्स के बारे में कोई भी जानकारी है तो उस पोर्शन को आप स्किप कर सकते हैं। नीचे आपको टाइम लाइन में क्या बोलते हैं चैप्टर्स मिल जाएंगे कि हम किस मिनट पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, राइट? तो हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, जिसमें हम देखने वाले हैं कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। चलिए, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं पॉलीगन की डेफिनेशन के बारे में, तो टर्म पॉली मींस मैनी एंड द टर्म गॉन मींस साइड। तो पॉलीगन का मतलब क्या निकल के आया? अ क्लोज्ड फिगर हैविंग एन नंबर ऑफ साइड्स, राइट? पॉली का मतलब हो गया मैनी, जैसे कि हम पॉलीमर पढ़ते हैं। पॉलीमर के अलावा हम लोगों ने क्या देखा हुआ है? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर कई सारे टर्म्स हो, जैसे कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फिर हम पॉलिनोमियल बोलने लग जाते हैं। तो पॉली का तो मतलब ही क्या होता है? मैनी, जैसे पॉलीइथीन होता है, राइट? फिर गॉन का मतलब होता है साइड्स, यानी कि बहुत सारी साइड्स का एक क्लोज्ड फिगर, क्योंकि अगर आप बहुत सारी साइड्स बनाओगे तो ओपन फिगर का तो कोई सेंस बनता नहीं है, राइट? तो यहाँ पर एक चीज अपने को ध्यान रखनी है कि पॉलीगन एक्चुअल में होता क्या है। अब पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर, यानी कि कल से अगर आप कोई ऐसा कोई फिगर बना दोगे तो इसमें आप कितनी भी साइड्स बना दो, लेकिन अगर ये ओपन है तो वी विल नॉट कंसिडर इट पॉलीगन। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पॉलीगन शुड बी एन क्लोज्ड फिगर। अब पॉलीगन ऑफ एन साइड्स इज आल्सो कॉल्ड एनगोन। तो आपने बोला कि सर पॉली का मतलब तो होता है मैनी, बट मैनी से ये पता नहीं पड़ा ना कि कितना। इट इज अ वर्ड विच इज टेलिंग कि हाँ बहुत सारी साइड्स है, पर कितनी साइड्स है उसकी क्वांटिटी हमें पता नहीं पड़ रही है, तो हम उसे एनगन भी कह सकते हैं। पॉलीगन के कई सारे नाम भी होते हैं जो हम इस लेक्चर में आगे देखने भी वाले हैं। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम पॉलीगन की नेमिंग जो है वो खत्म कर देते हैं और हम उसे एनगन बोलना या फिर उसकी जितनी साइड्स हैं उसके नाम से बुलाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा कन्वीनियंट होता है। अगर मैं कुछ बेसिक टाइप के पॉलीगन्स दिखाऊं जो आप लोगों ने रियल लाइफ में देखे हुए हैं, तो वो कुछ कुछ ऐसे दिखते हैं। इसमें सबसे पहला ही पॉलीगन कौन है? अगर आप इसको कंसिडर करें तो ये एक ट्राइंगल है, राइट? हम लोगों ने देखा हुआ दिस इज अ ट्राइंगल। इसके बाद ये जो पॉलीगन है ये भी क्या है? अगेन इट इज अ ट्राइंगल। अब सर इनकी शेप अलग अलग है तो इनके नाम भी अलग अलग हो सकते हैं। फिर आपने देखा हुआ है स्क्वायर है। आप गौर से देखना, ये जो लास्ट वाला जो आपका पॉलीगन है, क्या ये स्क्वायर है? नहीं है, ये एक पेंटागन है। अगर आप ढंग से देखोगे तो इसमें 4 साइड्स हैं और लास्ट वाला जो कॉर्नर है उसको हमने क्या कर रखा है? कट कर रखा है, तो वो भी एक साइड की तरह काम कर रहा है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो दिस इज अ पेंटागन। ये एक पेंटागन है क्योंकि 5 साइड्स दिख रही हैं हमें इसमें। उसी तरीके से हेक्सागन है, ऑक्टागन है, हेप्टागन है, राइट? तो आप देख सकते हो इतने सारे पॉलीगन्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो अब बात आती है कि सर इतने सारे अगर पॉलीगन्स हैं तो इनका कोई क्लासिफिकेशन होना चाहिए, हम किसी वे में इनको डिफाइन कर पाए। क्योंकि अगर आप किसी भी वे में इनको डिफाइन नहीं कर पाओगे तो इन पॉलीगन्स का कोई भी सेंस नहीं निकलने वाला, राइट? तो अब इन पॉलीगन्स को डिफाइन कैसे करेंगे, हम उसकी भी बात करेंगे। उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि सर एक पॉलीगन को बनाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। अगर क्लोज्ड फिगर चाहिए तो क्लोज करने के लिए हमें कितनी साइड्स की जरूरत पड़ती है? हमने कहा कि सर कम से कम 3 साइड्स रिक्वायर है एक फिगर को क्लोज करने के लिए, क्योंकि सिंगल साइड से या तो लाइन सेगमेंट बनेगी या फिर इस तरीके से एक लाइन बनेगी। अगर आप 2 साइड्स की मदद लेते हो, आपने 2 लाइन सेगमेंट्स को जोड़ा तो आपको एंगल मिलेगा जो कि अगेन ओपन फिगर होता है। तो आपको क्लोज करने के लिए एक थर्ड साइड की जरूरत पड़ेगी विच इज कॉल्ड दी क्लोजिंग साइड। तो कम से कम 3 साइड्स हमें चाहिए होती हैं किसी भी फिगर को क्लोज करने के लिए। तो सबसे छोटा जो पॉलीगन हमें मिलता है वो क्या होता है बच्चों? ट्राइंगल। इसलिए आपने देखा होगा कि इन फिगर को मैंने ट्राइंगल्स के साथ ही स्टार्ट किया है। ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं जो कि उसको क्लोज करने में हेल्प करती हैं। अगर आप 2 लाइंस के साथ बनाओगे तो आपको एक एंगल मिलेगा, और सिंगल लाइन के साथ लोगे तो या तो वो लाइन सेगमेंट होगी, और अगर वो दोनों तरफ एक्सटेंड करी जा सकती है तो उसे हम सिंपल लाइन बोलेंगे। यू कैन ऑल्सो हैव रे। मैंने तीनों के बीच में डिफरेंस पहले भी समझाया हुआ है बहुत सारे वीडियोस में, यहाँ पर भी देख लो।
जो लाइन सेगमेंट होती है उसकी लेंथ क्या होती है बच्चों, फिक्स्ड होती है, यानी कि उसके दो एंड पॉइंट होते हैं। जो लाइन होती है उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, हम इसको दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। और एक रे जो होती है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है कि नहीं है, यानी कि जो रे है वो किसी ना किसी पॉइंट से स्टार्ट होती है, खत्म नहीं होती। तो नेचुरल नंबर या होल नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो उनके लेफ्ट में कुछ भी नहीं होता, वो एक ही तरफ जो है बढ़ते जाते हैं, तो उसके लिए आप रे का इस्तेमाल करेंगे। वहीं जो रियल नंबर लाइन होती है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है, क्योंकि आपको पता है कि लेफ्ट साइड पर भी क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स, और राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स, और दोनों का ही कोई एंड नहीं होता। तो हमें एक ज्योमेट्रिकल फिगर ऐसा चाहिए होता है जिसको दोनों तरफ एक्सटेंड किया जा सके, समझ रहे हो, इसलिए रियल नंबर लाइन बोलते हैं, लाइन सेगमेंट नहीं बोलते। लाइन सेगमेंट क्या होती है, बचपन में जब हमने स्केल देखना सीखा था, जैसे कि 5.5 सेंटीमीटर, 6.3 सेंटीमीटर, तो एक फिक्स्ड लेंथ की जो लाइन होती है, एक सेगमेंट, इसी लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा, सेगमेंट का मतलब यही होता है, तो उसको अपन बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसका कोई यूज नहीं है ज्योमेट्री में, बजाय कि हमें साइड्स बनानी हो, यानी कि आप पॉलीगन्स को जब आप बनाते हो तो हम लाइन नहीं लाइन सेगमेंट यूज करते हैं, क्योंकि आप देखना किसी भी ट्राइंगल की साइड को आप मेजर कर सकते हो, और अगर आप उसकी लेंथ नाप सकते हो तो वो फाइनाइट है, अगर वो फाइनाइट है तो वो लाइन सेगमेंट है। तो आप ध्यान रखना है जितनी भी साइड्स आपने यहाँ पर बनाई है, जैसे कि आपके किसी हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, तो वो 6 की 6 साइड्स बेसिकली लाइन सेगमेंट होती है, लाइंस नहीं होती हैं, ध्यान रहेगा। तो तीनों के तीनों अपने ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं। आप देखना अपन सन रेज बोलते हैं, क्योंकि वो सन से स्टार्ट तो होती है लेकिन खत्म कहां पर होती है कोई नहीं जानता, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया सन, लेकिन एंड पॉइंट हमें नहीं पता। जो भी ओपेक ऑब्जेक्ट एक रे के रास्ते में आता है वहीं पर ही शैडो बन जाता है, राइट, वहां पर आपकी रे ब्लॉक हो जाती है, तो लाइट ऐसे ही ट्रेवल करती है। तो ये ध्यान रखना कि 3 तरह के आपके ज्योमेट्रिकल फिगर अवेलेबल हैं। अब पॉलीगन के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, ट्राइंगल हो सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं, पेंटागन हो सकते हैं, इतने सारे तो अपन ने फिगर बना रखे हैं, पर लॉजिकली इनको डिवाइड कैसे करेंगे, तो इनको क्लासिफाई करने के कई सारे मेथड हैं। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि पॉलीगन्स किस तरह से नहीं होते हैं। भाई क्लोज फिगर के नाम पे तो सर्कल भी होता है, अब कोई बता सकता है कि सर्कल पॉलीगन है या नहीं है, क्योंकि इस फिगर में मैंने सर्कल को तो नहीं रखा है। तो सर्कल पॉलीगन इसलिए नहीं होता क्योंकि वो क्लोज होने के साथ साथ स्मूथ फिगर है। अगर आप सर्कल को देखोगे तो सर्कल में कर्वेचर ही कर्वेचर है, कहीं पर भी आपको कॉर्नर देखने को नहीं मिलेगा। आप इन सारे के सारे फिगर्स में देखो, कहीं ना कहीं आपको कॉर्नर देखने को मिलेगा, क्योंकि वहीं से आपकी साइड चेंज हो जाती है। ध्यान से देखो, अगर मैं इस फिगर को पकड़ लेता हूं तो अगर ये ए है तो मैं इसको बी बोल सकता हूं, यहाँ पर सी है क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर वर्टेक्स आ रहा है। अगर मैं सर्कल की बात करूं तो क्या यहाँ पर कहीं पर ए बी सी में दे सकता हूं, नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर कोई वर्टेक्स होता ही नहीं है। तो ध्यान रखना, सर्कल इज अ क्लोज्ड फिगर बट इट इज नॉट अ पॉलीगन, क्योंकि पॉलीगन होने के लिए साइड्स होना जरूरी है और सर्कल में कोई भी साइड नहीं होती। इतना नोट कर लेंगे अपन, पेन और कॉपी लेके बैठना है अपने को, ठीक है। जहां मौका मिले वीडियो को पॉज करो, नोट करते हुए चलना। हो गया, चलिए अब ये समझते हैं कि कहां पॉलीगन्स बनेंगे, कहां पॉलीगन्स नहीं बनेंगे। तो हमें पता है कि पॉलीगन एक क्लोज फिगर होता है जिसकी कोई भी एंड, जो भी एंड साइड है वो ओपन नहीं होती है, यानी कि अगर आप कहीं से साइड को शुरू करते हो, इफ यू हैव स्टार्टेड अ पॉलीगन फ्रॉम साइड ए, आप कितनी भी साइड्स में घुमा के लेके आओ, कॉन्वेक्स लेके जाओ, कॉनकेव लेके जाओ, कैसे भी करो, बट आपको उसको क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप उसे ओपन छोड़ देते हो देन इट इज नॉट अ पॉलीगन। ध्यान रखना कि इट एंड्स एंड बिगिंस एट द सेम पॉइंट। तो अगर आपने ए से शुरू करा है तो आपका पॉलीगन वापस ए पर ही खत्म होना चाहिए। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी, राइट। तो आपने कहा कि सर अगर ये शुरू होगा तो क्या हमें कर्वेचर अलाउड है, नहीं है। आपको जितना भी इसको फॉलो करना है, आपको इसको जितना भी घुमाना है, आप स्ट्रेट लाइन की मदद से घुमाएंगे और शार्प कॉर्नर्स की मदद से। जब भी आप स्ट्रेट लाइन को चेंज करोगे तो वो बेंड होती है। आप देख रहे हो यहाँ पर कॉर्नर्स बन रहे हैं, वर्टेक्स बन रहे हैं, कहीं पर भी स्मूथ नहीं कर रहे हैं, हम उसको बेंड नहीं कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं कहां पर, कॉर्नर्स के ऊपर। तो एक कर्वेचर में बेंड करना और एक कॉर्नर के ऊपर बेंड करने में डिफरेंस होता है। कॉर्नर हमेशा शार्प होता है और आपका कर्वेचर हमेशा स्मूथ होता है। तो कहीं पर भी स्मूथ कर्वेचर नहीं आना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो, ये क्योंकि अपन ने फ्री हैंड बनाया इसलिए आपको दिख रहा है। अगर आप ढंग से देखो, अगर ये ज्योमेट्रिकल फिगर होता है तो दिस इज नॉट अ पॉलीगन, क्योंकि यहाँ पर कर्वेचर आ रहा है, समझ रहे हो। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी शेप है वो किससे बननी चाहिए, लाइन सेगमेंट से या फिर स्ट्रेट लाइंस की मदद से। तो बेंड नहीं आना चाहिए। अगर मैं दिखाऊं तो आप देखो, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर 5 साइड से, पहली बात तो ये क्लोज्ड फिगर है, तो पहली चीज तो अपन ये चेक करते हैं। दूसरा हम ये चेक कर रहे हैं कि जितनी भी साइड्स हैं वो सबकी सब क्या है, स्ट्रेट है। तो आप देख सकते हो ये एक पॉलीगन है। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो आपकी एक साइड है, फिफ्थ साइड, वो क्या है, कर्वेचर है, क्योंकि यहाँ पर कर्व आ गया,
ये क्या है, कर्व, और कर्व तो अलाउड नहीं होता यहाँ पर, वरना हम सर्किल को पॉलीगन नहीं ले लेते। और यहाँ पर पॉलीगन का डिफरेंस क्या है, यहाँ पर सब है तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये यहाँ से क्या है, ओपन है। दिस इज नॉट अ क्लोज्ड फिगर। तो क्लोज्ड भी होना चाहिए, साथ में आपको क्लोज करने वाली साइड्स स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। नोट करेंगे इतना। तो ये पॉलीगन्स होने की या ना होने की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि पॉलीगन होते क्या है, कैसे बनाए जाते हैं, राइट। अब हम थोड़ी सी आगे बात करते हैं कि सर पॉलीगन्स को आप कितने तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हो, कितने डिफरेंट तरह के पॉलीगन हैं। तो ध्यान रखना, क्लासिफिकेशन और क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन दो अलग बातें होती हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपका स्कूल है, ठीक है, फर्स्ट से लेकर 12th तक एक कोएड स्कूल है, तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, 50 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। फिर क्लासिफिकेशन के अंडर जो है वो कैटेगरीज आ सकती हैं कि भाई कितने तरह का क्लासिफिकेशन है। आप देखो, जैसे मैं आपके स्कूल को जेंडर के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकता हूँ, मेल फीमेल हो गया, ठीक है। मैं आपके स्कूल को हाउसेस के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकता हूँ, जैसे स्कूल में हाउसेस नहीं होते, रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस होते हैं। उसके अलावा हम स्कूल को जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन, या फिर जो मिडिल स्कूल होता है, जैसा कि बाहर की कंट्रीज में चलता है ना, जूनियर हाई स्कूल, उस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बेसिस चेंज होता जा रहा है। अब उस क्लासिफिकेशन में कितने तरह के आपके पार्टिकल्स आ सकते हैं, वो एक अलग मैटर हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पॉलीगन को हम क्लासिफाई कितने बेसिस पर कर सकते हैं। जैसे कि पॉलिनोमियल नहीं होते थे, डिग्री के बेसिस पे क्या होते थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। टर्म के बेसिस पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। नंबर ऑफ वेरिएबल के बेसिस पे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल्स भी होते हैं हायर क्लासेस में। तो जैसे कि अब पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है, फिर उसमें क्लासिफिकेशन तो होता ही है, तो वो अपन को यहाँ पर देखना है, राइट। पॉलीगन कितने बेसिस पे क्लासिफाई हो सकते हैं, 4 तरीकों से। पहला, नंबर ऑफ साइड्स पे, सबसे बेसिक यही होता है, सबसे ज्यादा यूज भी यही आता है। जैसे कि अगर 3 साइड है तो ट्राइंगल बोलोगे, अगर 5 साइड का पॉलीगन है तो पेंटागन बोलेंगे, ठीक है। 4 साइड का पॉलीगन है तो क्वाड्रिलेटरल। अब वो क्वाड्रिलेटरल स्पेशल टाइप का भी हो सकता है, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, लेकिन है तो 4 साइड का फिगर, तो उसे अपन क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। नाम उसको साइड्स होने की वजह से मिला है। एंगल के बेसिस पे क्लासिफाई हो सकता है कि आपके इंटीरियर एंगल कितने डिग्री के बन रहे हैं। आपका मेजरमेंट ऑफ साइड्स और एंगल्स सेम है या फिर अलग अलग आ रहा है, उसके बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो। और आपके पॉलीगन की बाउंड्री कैसी है, पॉलीगन की बाउंड्री का मतलब है कि आपके पॉलीगन की शेप कैसी आ रही है, सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है। तो इन 4 बेसिस पे तो अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। अब इनके अंदर क्लासिफिकेशन होता कैसा है वो अपने को देखना है, क्लियर है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे। तो अगर हम देखें नंबर ऑफ साइड के बेसिस पे पॉलीगन कितने तरीके के होते हैं, तो आप देख सकते हो कि एक पॉलीगन में कम से कम 3 साइड होनी चाहिए। तो आपने बोला पॉलीगन हैज मिनिमम ऑफ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, क्योंकि क्लोज करने के लिए इतना चाहिए। एक बात और ध्यान रखना, जितने पॉलीगन में वर्टिसेस होते हैं उतने ही उसमें इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, क्योंकि वर्टिसेस पर ही एंगल बनते हैं। और जितने वर्टिसेस हैं उतनी ही आपकी साइड्स होती हैं। तो अगर 4 साइड का पॉलीगन है तो उसमें एंगल्स भी 4 ही मिलेंगे, वर्टिसेस भी 4 ही मिलने वाले हैं। तो आप देख सकते हो पॉलीगन दैट इज मोर देन 20 साइड्स इज रेफर्ड टू एज एनगन। मैंने कहा था एक टाइम के बाद हम नॉमेनक्लेचर बंद कर देते हैं, हालांकि इसका भी आप सर्च करोगे तो नॉमेनक्लेचर मिलेगा। प्रॉपर इसका रूल है कि अगर आगे वाला फिगर मान लो 26 साइड्स का पॉलीगन है तो वो 6 पे खत्म हो रहा है तो उसके लिए अलग नाम है, और 20 वाली लाइन के लिए अलग नाम है। तो उसका जैसे कि आपका केमिस्ट्री में IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है, वैसे ही आपका पॉलीगन में भी नॉमेनक्लेचर है, जिसको कोई भी यूज नहीं करता, मतलब मार्केट में इज्जत नहीं है उसकी, ठीक है। तो 20 साइड्स तक तो आप बोलते हो, 10 या 11 साइड्स के ऊपर एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो मान लो 15 साइड्स का पॉलीगन आया तो आप उसको 15 गन बोलोगे। 18 साइड्स का पॉलीगन है तो 18 गन बोलेंगे। 20 साइड्स का है तो 20 गन, ठीक है। इनके नाम होते हैं बट अपन यूज नहीं करते हैं। 8 या 9 तक तो आपको नाम याद होने चाहिए, उसके बाद आपको नीड भी नहीं पड़ती है। देयर इज नो स्पेसिफिक नेम फॉर अ पॉलीगन that has more than 20 sides. It is generally called a polygon with 20 sides, 50 sides, 30 sides. ठीक है। स्पेसिफिक का मतलब है कि अपन यूज नहीं करते, नॉमेनक्लेचर अवेलेबल है। अगर आप नेट पर सर्च करोगे तो बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने अपनी बुक में नॉमेनक्लेचर सजेस्ट करा है, जिसमें से बहुत सारे एक्सेप्टेड भी हैं, राइट। तो स्पेसिफिक का मतलब ये नहीं कि अवेलेबल नहीं, अपन यूज नहीं करते हैं, वो बोलना चाह रहा हूं मैं। जनरल लैंग्वेज में आपको इनके नाम देखने को नहीं मिलने वाले हैं। पहली बात तो यूज ही नहीं आते हैं, और क्यों नहीं आते उसका रीजन दूंगा मैं अभी आपको, ठीक है। आपको यहां तक की कहानी समझ में आ गई, बस समझाते हैं कि क्यों नहीं आते। सबसे पहले आप इस टेबल को देखो, जहां आपको ये बता रखा है कि आपके पॉलीगन्स कहां से शुरू होते हैं और नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे उनके क्या क्या नाम निकल के आते हैं। जैसे अगर 3 साइड का पॉलीगन है तो ट्राइंगल। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्राइंगल कौन सा है, स्केलिन है, राइट एंगल है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, ठीक है। वो हम ट्राइंगल की अपनी एक क्या है पर्सनल बात है, हम पॉइंट ऑफ व्यू क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि साइड्स कितनी है।
मेरी बात समझ रहे हो? अगर आप बोलते हो कि सामने वाले ने कार खरीद ली, तो उसने कौन सी ली है वो सेकेंडरी बात है, कार है वो एक अलग बात है, ठीक है। टू व्हीलर और फोर व्हीलर में डिफरेंस होता है, हमें इतना समझना है। हम व्हील्स के बेसिस पर डिसाइड कर रहे हैं ना। अगर आपने 8 व्हील्स के व्हीकल लिए तो सीधी सी बात है ट्रक खरीद रहे हो आप। अब वो कौन सा खरीदा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। तो क्वाड्रिलेटरल भी 7 तरीके के होते हैं। अपन ने पूरा ऑलरेडी लेक्चर डाल रखा है, क्वाड्रिलेटरल का लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है। स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, रोम्बस होता है, पैरेललोग्राम होता है, काइट होता है, ट्रेपेजियम होता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है। 7 तरह के क्वाड्रिलेटरल मार्केट में अवेलेबल है। एक एक की प्रॉपर्टी की बात अपन ने कर रखी है। पेंटागन 5 साइड का पॉलीगन है तो पेंटागन बोलेंगे। अब कौन सा पेंटागन है, रेगुलर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 साइड का आपका जो फिगर है उसको अपन बोलेंगे हेक्सागन। 7 साइड्स वाले को हेप्टागन। इसको बहुत सी जगह पर सेप्टागन भी लिखा हुआ है, हेप्ट बोलो या सेप्ट बोलो, दोनों का मतलब 7 ही निकल के आता है, राइट। ये आपको देखने को मिलेगा। 8 साइड वाले को ऑक्टागन बोलते हैं। ये नाम अपने को याद भी है, पहले क्वाड कोर प्रोसेसर आते थे, है कि नहीं, 4 कोर्स, तो उस पर वहां से आता है क्वाड। आपने क्वाड बाइक देखी होगी, दुबई वगैरह में रेत पे ज्यादा चलती है, इसमें 4 टायर्स होते हैं, है ना, मोटर बाइक ही होती है वो। आपने देखा होगा पहले हेक्सा कोर प्रोसेसर्स आते थे, राइट। अभी अपने ऑक्टा कोर चल रहे हैं, तो ऑक्टा कोर में क्या होते हैं, 8 कोर, तो ऑक्ट का मतलब ही 8 होता है। फिर नोनागन जिसमें 9 साइड्स होती हैं, डेकागन जिसमें साइड होती 10 होती हैं, 11 के अंदर हैंड डेकागन और 12 के अंदर डो डेकागन। तो इस तरीके से 12 तक के तो नाम मैंने दे रखे हैं। अब लॉजिक समझना कि इससे बड़े के अपन नाम जनरली क्यों नहीं लेते हैं। आप एक चीज नोटिस करो, जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती हुई जा रही है, आपका फिगर दूर से देखने पर आपको सर्कुलर लग रहा होगा। अगर मैं भी कैमरा में देखता हूं तो मुझे ये डोडेकागन दूर से सर्किल ही दिख रहा है। मैं पास जाके देखूंगा तब पता पड़ेगा कि हाँ यहाँ पर कॉर्नर्स हैं। तो आप सर्किल को क्या इमेजिन कर सकते हो। आपको मैं भी आगे जाके दिखाऊंगा कि 100 साइड्स का एक फिगर कैसा दिखता है। वो लिटरली सर्किल ही दिखता है, उसमें पता ही नहीं पड़ता कि कॉर्नर है या नहीं। बहुत ज्यादा जूम करोगे ना आप, तब आपको दिखेगा कि हाँ कॉर्नर्स हैं। तो सर्किल को बहुत से मैथमेटिशियंस ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि इट इज अ पॉलीगन हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स। तो पॉलीगन की एक डेफिनेशन ये निकल के आती है कि एक पॉलीगन अगर साइड से मिलके बन रहा है तो वो नंबर ऑफ साइड्स कितनी भी ज्यादा हो, 1 करोड़ ही क्यों ना हो, लेकिन फाइनाइट होनी चाहिए। क्योंकि जिस दिन वो इनफाइनाइट हो गए वो सर्कल बन जाएगा। समझ रहे हो, सर्कल को कितना ही जूम इन कर लो आप, आपको कॉर्नर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें इतनी सारी साइड्स हैं कि वो कहाँ चेंज हो रहा है हमें पता ही नहीं पड़ता। अर्थ के साथ भी तो यही सीन है कि नहीं है। तो आप देखना जिस रोड पे आप चलते हो आपको वो स्ट्रेट दिखता है, लेकिन अर्थ तो स्ट्रेट नहीं है। तो वो रोड स्ट्रेट बना कैसे, जबकि वो रोड सही बात है कि बिल्कुल स्ट्रेट है। क्योंकि सर अर्थ का रेडियस इतना बड़ा है कि इतने बड़े सर्कल का एक छोटा सा पोर्शन तो स्ट्रेट ही होगा ना। अपने को कर्वेचर दिख रहा है वो, जब आप बाहर से देखते हो तो आपको अर्थ गोल दिखती है ना, गोलाकार है, स्फेरिकल है। लेकिन जब आप अर्थ पे खड़े होकर चलते हो तो स्फेरिकल का एक बहुत माइन्यूट सा पोर्शन, 1 किलोमीटर का रोड कुछ भी नहीं है उसके लिए, तो वो तो स्ट्रेट हो सकता है। सेम चीज यहाँ पर चलती है। यही कारण है कि हम ज्यादा बड़े वालों के नाम डिफाइन नहीं करते हैं। अगर यहां तक समझ में आया तो इसको नोट करना है बिल्कुल। तो ना याद रखने का तरीका आपने को पता है, बहुत सारे वर्ड्स अपन रियल लाइफ में यूज करते हैं। पेंटागन अगर किसी को हिस्ट्री थोड़ी सी पता हो तो अमेरिका की एक एजेंसी है, उनकी बिल्डिंग ही, उसका नाम ही पेंटागन है, उनकी बिल्डिंग की शेप भी पेंटागन ही होती है, ठीक है। हेक्सागोनल प्रोसेसर एक टाइम पे बहुत चले थे, अब नहीं चलते। कर लिया नोट, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर कि फिगर्स आपके दिखते कैसे हैं। ये आपके नाम है, आप देख सकते हो। 12 तक तो मैंने आपको डो डेकागन तक बताया था। 13 से लेकर 20 तक के नाम क्या होते हैं। 20 वाला जो है आइकोसागन, वो कुछ ऐसा दिखता है। अब नोटिस करना कि 20 साइड्स का जो आपका पॉलीगन है वो दूर से सर्किल दिख रहा है नहीं दिख रहा। जानबूझ के मैंने फिगर पिक किया। आप साइकिल का अगर टायर देखोगे तो उसमें स्पोक्स होते हैं, ये बीच में हब बोलते हैं इसको। ये जो सेंटर है जहाँ पे सारे के सारे स्पोक्स आके मिलते हैं, ये हब कहलाता है। आपकी बाइक्स में तो अलॉय व्हील होते हैं, तो आजकल वहां तो देखने को नहीं मिलते, बट साइकिल्स में अभी भी अवेलेबल है, पुरानी साइकिल्स के अंदर। तो आप देखो ये 20 साइड्स का पॉलीगन है, और जितने भी ये डॉट्स हैं ये बेसिकली टर्निंग पॉइंट्स हैं, यानी कि वर्टिसेस हैं, कॉर्नर्स हैं। दिख रहे हैं कॉर्नर कहीं से, आप जूम करोगे तो भी नहीं दिखेंगे। तो ये 20 साइड का पॉलीगन है। अब मैं 100 साइड का अगर पॉलीगन दिखाऊं ना, इसका नाम होता है हेक्टागन। मैंने कहा ना नाम तो अवेलेबल है पर यूज नहीं करते। दिस इज अ पॉलीगन हैविंग 100 नंबर ऑफ साइड्स। आप देखो 100 की 100 साइड्स, मैं आपको काउंट करके दिखा सकता हूँ, डॉट्स लगा के पूरी 100 है, ये मैंने काउंट करी हुई है। आपको कहीं से भी लग रहा है कि ये पॉलीगन है, ये दूर से देखने पर सर्कल लग रहा है। तो 100 साइड का पॉलीगन ही आपको देख लो सर्कल जैसा लग रहा है, तो 100 से ऊपर तो फिर प्रॉपर सर्कल ही जैसा दिखता है। तो ये ध्यान रखना है अपने को कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाओगे यू आर टेंडिंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ सर्कल। इसको हेक्टागन बोलते हैं। बहुत सी जगह पर आपको ये हेक्टोगन भी दिखेगा। मतलब अगर ढंग से देखोगे ना तो ऑथर्स भी कंफ्यूज्ड है। बहुत सी जगह हेक्टागन है, बहुत सी जगह हेक्टोगन है, और ये बहुत सारे नामों के साथ है, सेम इसके साथ ही नहीं है। आपको यहाँ पर से ट्राई डेकागन लिखा हुआ, तो ट्राई के आगे काई भी लगा रखा है बहुत लोगों ने, KAI।
तो हमारे पास नॉमेनक्लेचर, यही कारण था कि मैंने फिगर को 12 तक ही नोट करवाया था। 12 के आगे फिगर था बट मैंने उसको कट कर दिया क्योंकि उनके नाम वेरीफाइड नहीं है। इवन जो नाम यहाँ पर भी लिखे हुए हैं इनमें भी बहुत से वर्ड्स के आगे KAI लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन है, ऑथर्स अपने आप में क्लियर नहीं है। जैसे हेक्टागन है तो बहुत सी जगह पर हेक्टागन है, तो ध्यान रखना कि 12 साइड से ऊपर अगर कोई भी आपको पॉलीगन देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर, किसी भी एग्जाम में, तो आप कोशिश करना कि आप वही नाम चूज करो जहां पर उसकी नंबर ऑफ साइड्स इंडिकेट हो रही हूं। इन नामों का इस्तेमाल अपने को नहीं करना है, नोट जरूर कर लेंगे अभी अपन, ठीक है। ये फिगर बनाने की नीड नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है। अभी 162 डिग्री और 18 डिग्री कैसा है ये मैं आगे बढ़ाऊंगा अभी इसी लेक्चर के अंदर कि इंटीरियर एंगल्स अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका भी फॉर्मूला होता है और एग्जाम में एक्चुअली क्वेश्चन उसी के ऊपर आता है। हो गया नोट, चलो आगे चलते हैं अपन। अब देखते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन। ये पहला था कि साइड्स के बेसिस पे क्या होते हैं, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन। अब क्वाड्रिलेटरल अपने आप में एक चैप्टर है जिसके ऊपर पूरा डिटेल लेक्चर अवेलेबल है ना, 2 घंटे के आसपास का होगा, देख लेना। अब पॉलीगन एंगल्स के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई होते हैं, तो एंगल के बेसिस पे अगर अपन देखें तो आपका एडजेसेंट साइड के बीच में, दो एडजेसेंट साइड्स यानी कि जो एक ही पॉइंट पे मिल रही है उनके बीच में बनने वाला मेजरमेंट कहलाता है एंगल। ये तो अपने को याद है। अब पॉलीगन कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द एंगल्स फॉर्म बाय द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। तो अगल बगल वाली साइड, जैसे कि आप देखना आपका जो पेंसिल बॉक्स है, आपका फोन है, तो फोन की जो भी दो एल शेप वाली साइड्स होंगी उनके बीच में एक पर्टिकुलर एंगल बन रहा होगा, उसी को अपन बोलेंगे इंटीरियर एंगल, ध्यान रखना। तो उसके बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करोगे, सर उनका मेजर 180 डिग्री भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। जैसे कि मैंने कोई ऐसा फिगर बनाया, अब देखो चारों के चारों एंगल यहाँ पर क्या है, 180 डिग्री से कम है। अब मैंने एक ऐसा फिगर बनाया ये, अब ये भी एक इंटीरियर एंगल लेकिन ये 180 डिग्री से ज्यादा है। तो इसके बेसिस पे दो तरह के आपके पॉलीगन्स हो सकते हैं, राइट। दे कैन बी क्लासिफाइड एज कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। आपने कहा सर मिरर की याद आ गई हमें, तो आपको याद होगा कि कॉन्वेक्स मिरर आपका ऐसा ही दिखता है। यहाँ पर आपका क्या होता है, प्लास्टिक वाला पोर्शन होता है जिसको अपन सिल्वर्ड पोर्शन बोलते हैं, जहां से एक्चुअल में लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और ये आपका होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग आउट होता है इसी को अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। आपकी चम्मच का उल्टा वाला पोर्शन, चम्मच में दो पोर्शन होते हैं, एक तो हॉलो आउट होता है जिसके अंदर आप बेसिकली सूप को भरते हो, और एक नीचे वाला पोर्शन होता है, तो उसको अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। इसी तरीके से कॉनकेव मिरर क्या होता है सर, कॉनकेव मिरर वो होता है जिसमें जो हॉलोड आउट सरफेस है, ठीक है, वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, और जो बल्जिंग आउट सरफेस है वहां पर आपने क्या कर रखी है, सिल्वरिंग। तो दिस इज, इफ दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तब आप इसको क्या बोलोगे, यू विल कॉल इट कॉनकेव मिरर। केव जैसी फीलिंग आनी चाहिए, केव की ओपनिंग भी इसी तरीके से होती है। तो जहां पर केव में एंटर करते हो वहां पर भी आपका एक कॉनकेव सरफेस बनता है। तो इसी तरीके से कॉनकेव और कॉन्वेक्स है। यहाँ पर काम की बात ये नहीं कि अपन मिरर पढ़ रही है, ये देखना है कि अपन फिगर को देख कहां से रहे हैं। कॉन्वेक्स और कॉनकेव तुम बाहर खड़े होकर देख रहे हो कि अंदर खड़े होकर देख रहे हो। अगर तुम फिगर को अंदर से देख रहे हो तो फिर वो उसका डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी, और बाहर से देख रहे हो तो डेफिनेशन कुछ अलग निकल के आती है। तो हमें यहाँ पर समझा देता हूँ, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू या फिर जो हमारा रेफरेंस है वो बाहर से देखने का होता है। फिगर को बाहर से देखना, अगर बाहर से देखने पे उसकी हर साइड बल्जिंग आउट है, कॉर्नर्स दिख रहे हैं, तो वो कॉन्वेक्स फिगर है, जो कि रियल लाइफ में अपन कॉन्वेक्स ही पढ़ते हैं। जितने क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन्स मैंने दिखाए थे उसमें से ज्यादातर कॉन्वेक्स ही थे। कॉनकेव वैसे भी हमारे सिलेबस में ज्यादा यूज नहीं आते, बट मैं दिखाता हूँ कि दिखते कैसे हैं। तो ये ध्यान रखना कि अपन बाहर खड़े होकर देख रहे हैं, राइट। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं सर, जिनका हर इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से छोटा होता है। These polygons have the measure of their interior angles to be always less than 180 डिग्री, क्योंकि हम क्या खड़े होके देख रहे हैं, बाहर खड़े होके। आपका स्क्वायर क्या है, स्क्वायर के चारों एंगल ही 90 डिग्री के हैं, तो चारों 180 से छोटे होते हैं। पैरेललोग्राम देख लो, रोम्बस देख लो, कोई भी ट्राइंगल देख लो, सबके सब क्या होते हैं, कॉन्वेक्स फिगर्स ही होते हैं। द वर्टिसेस ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगन आर प्रोट्रूडिंग और पॉइंटिंग आउटवर्ड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आउटवर्ड्स का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ कॉर्नर्स निकल रहे हो, है कि नहीं है। इसका मतलब अगर आप देखोगे कि कॉनकेव पॉलीगन के अंदर की तरफ होंगे, मैंने कहा बिल्कुल सारे नहीं होते, एक आध होता है, क्योंकि आप सारे एंगल्स को तो 180 से बड़ा कर ही नहीं सकते हो। उसका कारण क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी अपन आगे देखने वाले हैं, क्योंकि वो एंगल सम प्रॉपर्टी अलाउ ही नहीं करती है इस बात को। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्या किसी भी ट्राइंगल का कोई भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों एंगल का सम ही मैक्सिमम 180 डिग्री आता है। अगर एक एंगल ही 180 डिग्री का बना दोगे तो बाकी के दो एंगल जीरो, तो ट्राइंगल बना ही नहीं फिर तो,
समझ रहे हो, 0.5 डिग्री तो देना पड़ेगा ना आपको। तो समझ सकते हो आपके हर एंगल को अपन 180 डिग्री से बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो दे आर द अपोजिट ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो कॉन्केव पॉलीगन में क्या होता है, कम से कम एक इंटीरियर एंगल का जो मेजर है वो 180 डिग्री से ज्यादा है, कम से कम बोल रहा हूं। उसको भी पता है कि सारे एंगल 180 डिग्री से बड़े नहीं हो सकते, वरना फिगर ही नहीं बनेगा। समझ रहे हो। तो कॉन्केव पॉलीगन में जितने भी वर्टिसेस हैं वो क्या है, वो बाहर की तरफ भी हो सकते हैं, अंदर की तरफ भी हो सकते हैं। यानी कि अगर आप बाहर खड़े होकर देख रहे हो तो आपको कोई ना कोई हॉलो सरफेस देखने को मिलेगा। लेकिन कॉन्वेक्स पॉलीगन में सारे के सारे सरफेस आप बाहर की तरफ पॉइंट करेंगे, सारे के सारे वर्टिसेस बाहर की तरफ होंगे, अंदर की तरफ कोई भी नहीं होने वाला है। अगर मैं फिगर के इसको नोट करना हो तो कर सकते हो पॉज करके। अगर मैं आपको फिगर दिखाऊं कि फिगर कैसे दिखते हैं दोनों के, तो नोटिस करना आप कि कॉन्वेक्स पॉलीगन के अंदर अगर 6 वर्टिसेस है, जैसे ये हेक्सागन है, तो 6 के 6 देख लो आप। अगर बाहर खड़े हो तो बाहर की तरफ है, सारे के सारों का पॉइंट बाहर की तरफ दिख रहा है और हर एंगल 180 डिग्री से छोटा है। लेकिन कॉन्केव में देखोगे तो 4 वर्टिसेस तो बाहर की तरफ है, लेकिन जो 5वां वर्टिसेस है वो अंदर की तरफ है। यानी कि उसका जो भी मेजरमेंट है एंगल का 180 डिग्री से ज्यादा है। 180 डिग्री किसको बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल को। इस पे भी लेक्चर अवेलेबल है कि लाइंस एंड एंगल्स क्या होते हैं, कितने तरह के एंगल्स है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, उसको भी जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दे दूंगा मैं, है ना। तो वहां जाके आप देखना कि एंगल्स किस तरीके से डिफाइन होते हैं। इसको बोला था अपन ने स्ट्रेट एंगल, वहां पर डिफाइन किया था 180 डिग्री, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। तो 180 डिग्री से छोटे एंगल कैसे दिखते हैं, वो ऐसे दिखेंगे। मान लो ये 120 डिग्री है कि नहीं है, तो ये बाकी का क्या होगा 60 डिग्री। लीनियर पेयर बनता है ना, स्ट्रेट एंगल तो 180 डिग्री का ही निकलने आने वाला है। और जो 180 डिग्री से बड़े होते हैं वो कुछ कुछ ऐसे दिखते हैं। मान लो कि ये है आपका लेट्स से इट इज 240 डिग्री और ये निकल के आ रहा है 120 डिग्री। तो आप देख सकते हो ये 180 डिग्री से ज्यादा निकल के आया है कि नहीं है। तो आप देखना कि 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं। अभी आपका स्ट्रेट लाइन क्या हो रहा है, बाहर की तरफ बेंड हो रहा है। यहाँ पर चारों के चारों 6 के 6 जितने भी वर्टिसेस है वो अंदर ही बेंड हो जाते हैं, तो 180 डिग्री से अंदर की तरफ रहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। जहां पर आपका एक भी एंगल 180 डिग्री से ज्यादा पे बेंड हो गया तो समझ जाओ कि आपका जो पॉलीगन है वो कॉनकेव कहलाएगा। एक एंगल भी ऐसा हो गया तो, अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक ही पॉसिबल होता है, ज्यादातर केस में दो बन ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आपका पॉलीगन का जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो अलाउ नहीं करती है। अब ये पॉलीगन कितने साइड का है, 5 साइड का। ये टेक्निकली पेंटागन है, क्या है, कॉनकेव पेंटागन कहलाएगा। है तो पेंटागन ही, 5 साइड का पॉलीगन है। 5 साइड के पॉलीगन का आप इसके सारे एंगल्स का सम निकाल लो, और जो एक नॉर्मल पेंटागन आपका दिखता है उसके एंगल्स का आप सम निकाल लीजिए, वो सेम निकल के आने वाला है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, दोनों के लिए सेम है, तो वहां से बंधे हुए हैं ये। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, इनको अपनी मन की नहीं करने दे रही है। पांचों एंगल अगर ये चाहे तो ये 180 डिग्री से बड़ा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी आपको अलाउ नहीं करने वाली। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि जितनी भी आपकी साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स, उसके बेसिस पे आपके इंटीरियर एंगल्स का सम भी फिक्स्ड होता है। फिर आप उसको कोई भी शेप दे दो। ये ब्यूटी भी है पॉलीगन की और ये प्रॉब्लम भी है। ब्यूटी इसलिए क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा बन नहीं पाते हो, तो अपना जो क्वेश्चन है वो बड़े आराम से सॉल्व होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि फिर आपकी जो अलग अलग शेप्स हैं उसके इंटीरियर एंगल्स में काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। बात यह है कि मान लो 4 साइड के पॉलीगन को, जिसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, उसके चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा भी है, नहीं पढ़ा तो याद कर लो, मैं इस लेक्चर में आगे पढ़ाने भी वाला हूँ। तो आप 4 साइड का कोई भी पॉलीगन बना लो, पेंटागन ले लो, सॉरी क्वाड्रिलेटरल ले लो, आप स्क्वायर ले लो, रोम्बस ले लो, रेक्टेंगल ले लो, चारों का सम कितना आएगा, एंगल्स का सम 360 डिग्री। काइट को ले लोगे तो भी सेम आएगा, ट्रेपेजियम को ले लोगे तो भी सेम आएगा। आप देख सकते हो सबकी शेप अपने आप में काफी ज्यादा डिफरेंट होती है, लेकिन चारों एंगल का सम सेम निकल के आता है। सेम चीज यहाँ पर भी है, तो ये ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम आपको एक ही एंगल जो है देखने को मिलेगा 180 डिग्री से ज्यादा। नोट कर लेंगे इन दोनों को। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनकी डेफिनेशन जरूर आती है कि कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है। उस टाइम पे मिरर वाले जो तुम्हारे कंसेप्ट है वो याद होने चाहिए। दूसरी चीज कि आप बाहर खड़े होकर देख रहे हो कि कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, अंदर खड़े होकर नहीं देख रहे हैं अपन। तो बाहर से अगर सारे के सारे वर्टिसेस पॉइंट आउटवर्ड की तरफ कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स है, वरना कॉनकेव है। हो गया नोट। चलिए अब बात करते हैं पॉलीगन बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। तो अपन ने 2 क्लासिफिकेशन कंप्लीट करे। तीसरा क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होता है, साइड्स और एंगल्स। अब पॉलीगन की सारी साइड की लेंथ तो सेम नहीं हो सकती, लेकिन अगर हो गई तो क्या नाम होगा, है क्या नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं अपन। पॉलीगन नीड नॉट नेसेसरीली ऑलवेज हैव द सेम मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। तो आप देख सकते हो सारी की सारी साइड्स की लेंथ और एंगल्स का जो मेजर है वो जरूरी नहीं है कि सेम हो। अगर सेम आता है तो उसका कुछ पर्टिकुलर नाम भी होता है,
ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स वी कैन क्लासिफाई देम एज रेगुलर और इर्रेगुलर। आपको नाम से ही फील हो गया होगा, रेगुलर फिगर वो होता है जिसमें सारी की सारी साइड्स सेम लेंथ की होती है और एज अ रिजल्ट सारे के सारे एंगल्स भी सेम मेजरमेंट के निकल के आते हैं। इर्रेगुलर वो होते हैं जिसके अंदर सारी की सारी साइड्स की लेंथ अलग होती है और एंगल का मेजरमेंट भी अलग होता है। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो ट्राइंगल की दुनिया में रेगुलर पॉलीगन कौन कहलाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि तीनों साइड्स की लेंथ सेम होती है और तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। क्वाड्रिलेटरल की दुनिया में रेगुलर फिगर कौन है? स्क्वायर है, क्योंकि चारों साइड्स की लेंथ सेम होती है, चारों एंगल भी सेम होते हैं। चारों साइड रोम्बस में भी सेम होती है बट एंगल सेम नहीं होते। चार एंगल रेक्टेंगल में सेम होते हैं लेकिन वहां पर साइड सेम नहीं होती, तो दोनों सेम होनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? और बाकी के सब तो फिर इर्रेगुलर कहलाएंगे। तो आपके दो तरह के फिगर इनको नोट करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे दिखते हैं। अब रेगुलर पेंटागन क्या होगा, यहाँ से अज्यूम कर सकते हो आप, जिसमें 5 साइड्स हो सर, पांचों की पांचों सेम हो, 5 इंटीरियर एंगल हो वो भी सेम निकल के आए, तो वो कहलाते हैं रेगुलर। इन फिगर का सबसे ज्यादा यूज है, मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन मैं यही मानता हूँ। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा मैटर करती है इसके ऊपर। A polygon that has all equal sides and angles is called a regular polygon, ये proper definition है। In other words, regular polygon are equilateral and equiangular। ये कौन से वर्ड है सर? इक्वी का मतलब होता है सेम या फिर इक्वल, सेम और इक्वल। लेटरल का मतलब होता है साइड्स, तो इक्वल साइड्स हो, यानी कि इक्विलेटरल का मतलब इक्वल साइड्स निकल के आए। और इक्वी एंगुलर, अगेन इक्वी का मतलब सेम और इक्वल, और एंगुलर का मतलब हो गया एंगल्स। तो आप देख सकते हो रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, इक्वल साइड्स वाले और इक्वल एंगल्स वाले होते हैं। तो इक्विलेटरल यानी कि इक्वल साइड्स और इक्वी एंगुलर यानी कि इक्वल एंगल्स। For example, a square has all of its 4 sides to be equal and all of its angles are equal to 90 degree. So square is an example of a regular polygon. अब regular polygon का मतलब क्या हुआ सर? यहाँ पर चारों की चारों साइड सेम, चारों के चारों एंगल सेम। तो इसी तरीके से हर पॉलीगन के अंदर हेप्टागन हो गया, हेक्सागन हो गया, सब में आप नंबर ऑफ साइड्स को मेजर करेंगे कि जितनी भी साइड्स की लेंथ है वो सेम आ रही है नहीं आ रही, और सारे के सारे आप एंगल मेजर करेंगे। तो अगर रेगुलर है तो वो सेम आनी है। उसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि अगर आपको एक साइड पता है तो आप दूसरी साइड को बड़ा इजीली सेम एंगल के ऊपर बना सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में इंजीनियरिंग में बहुत बनाया, हेक्सागन बनाने को दिया था हमें, ठीक है। साहब बोलते थे कि भैया 5 सेंटीमीटर का हेक्सागन बनाओ, इतना बोल दिया, रेगुलर हेक्सागन। अब आप बोलोगे सर एंगल तो आपको दिया ही नहीं, तो ऑब्वियसली हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हमें पता है कि एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। हम निकाल सकते हैं कि एक रेगुलर हेक्सागन का इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है। दोबारा सुन लो, एक रेगुलर हेक्सागन चाहे वो किसी भी साइड लेंथ का हो, उसका इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का है, ऐसा फिक्स होता है क्या? बिल्कुल होता है। एंगल साइड की लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। आप आगे जाके पढ़ोगे सिमिलर फिगर्स का, उसका भी लेक्चर अवेलेबल है। सिमिलर फिगर्स जो ट्राइंगल होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल हो गए या कोई और दूसरा फिगर हो गया, उनकी साइड्स रेशियो में होती है। मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि डोरेमोन की स्मॉल लाइट नहीं होती, आप उसको स्मॉल लाइट पे डालोगे तो सेम फिगर छोटा हो जाता है, ठीक है। अगर आपके ऊपर स्मॉल लाइट डाली जाए तो आपकी आंख उसी रेशियो में छोटी होगी जिस रेशियो में आपका हाथ छोटा होगा। मैं लेंथ की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपकी हाइट 5 फुट से 1 फुट हो गई, इसका मतलब आपने 1/5 का मैग्निफिकेशन लगाया है, आपने अपनी हाइट को 1/5 छोटा कर दिया, तो आपकी बॉडी का हर पार्ट 1/5 छोटा होगा। क्योंकि आप सोच के देखो ना, आप तो छोटे हो गए लेकिन आपका कान छोटा नहीं हुआ, तो कितना अजीब लगेगा। तो रेशियो इसको बोलते हैं स्केल फैक्टर, ये चलता है। तो आप नोटिस करना कि रेगुलर पॉलीगन के अंदर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल पकड़ लो, वो चाहे 10 सेंटीमीटर साइड का लो चाहे 50 का लो, इंटीरियर एंगल तो 60 डिग्री का ही होता है ना। तो आपके जो ट्राइंगल्स हैं वो सारे के सारे सिमिलर कहलाएंगे, उनकी क्योंकि साइज डिफरेंस है लेकिन शेप क्या है, सेम है। स्क्वायर देख लो, स्क्वायर कितने भी सेंटीमीटर का ले लो, 90 डिग्री होता है ना एंगल, तो एंगल साइड की लेंथ पर डिपेंड नहीं करते। तो हमें अगर बोला गया है कि 5 सेंटीमीटर का आप हेक्सागन बनाइए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे कंस्ट्रक्शन, फिर हमें पता है कि यहाँ पर इंटीरियर एंगल कितना, उतने एंगल की एक लाइन ड्रॉ कर दी है कि नहीं है। हमने उतने एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करी, उसमें से इतना सेंटीमीटर काट लिया, 5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर वही एंगल बनाया, फिर वहां से 5 सेंटीमीटर काट लिया। ऐसे करते करते हम पूरा का पूरा हेक्सागन कंप्लीट बहुत इजीली कर सकते हैं। और ये एंगल किससे बनाएंगे? डी की मदद से, क्योंकि शायद 108 ऐसा कुछ डिग्री निकल के आता है, मुझे नहीं पता, निकालना पड़ेगा, वो आपका कंपास से नहीं बन सकता। तो आप इजीली बिल्कुल एक्यूरेट एक रेगुलर हेक्सागन बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। ऐसे आप कोई भी रेगुलर फिगर बना सकते हो। आपको दो चीजें चाहिए, साइड की लेंथ और हर इंटीरियर एंगल। तो इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होंगे? सीधी सी बात है, इसका उल्टा होगा।
जिसमें अनइक्वल साइड्स होंगी और अनइक्वल एंगल्स होंगे। यानी कि अगर आपको मैं बोल दूं कि एक हेक्सागन है तो 6 साइड्स हैं बट इर्रेगुलर है, तो 6 की 6 लेंथ अलग होगी, और लेंथ अलग होगी तो उनके बीच में एंगल भी अलग अलग होंगे। तो तुम्हें मुझे 6 तो मेजरमेंट देने पड़ेंगे साइड्स के, और 6 ही एंगल के मेजरमेंट देने पड़ेंगे। समझ रहे हो? चलो आप 5 दे दो, 6 तो मैं खुद ही निकाल लूंगा क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि नहीं है। तो इर्रेगुलर फिगर को बनाना लगभग लगभग बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वैसे तो इम्पॉसिबल ही बोलना चाहिए मेरे को अगर आपके पास पूरे मेजरमेंट नहीं है तो, क्योंकि दिक्कत ये कि निकालने का तरीका भी नहीं है। अगर वो मेजरमेंट नहीं दे रहा तो ऐसा कोई तरीका है भी नहीं कि आप निकाल पाओ, उसे देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक रेक्टेंगल है, उसके चारों एंगल क्या है 90 डिग्री के, लेकिन चारों साइड सेम नहीं होती, सो इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ रेगुलर पॉलीगन, तो उसको इर्रेगुलर बोलते हैं। अब दिक्कत देखो, तुमने बोल दिया कि एक 5 सेंटीमीटर लेंथ का रेक्टेंगल बनाओ, मैंने कहा 5 सेंटीमीटर लेंथ तो होगी, ब्रेड्थ कितनी है? क्योंकि अगर मैं रेक्टेंगल बनाना शुरू करता हूँ इस इनपुट के साथ तो 5 सेंटीमीटर मैंने भाई रेक्टेंगल की साइड बना दी ए बी। अब तुम्हारा अगला सवाल आता है कि सी 90 डिग्री पे होगा, है ना, इस लाइन पे कहीं पर होगा, कहाँ होगा, इसमें से कितना कट करूं, आ गई दिक्कत। ये आप रियल लाइफ में भी कभी पता नहीं लगा सकते हो जब तक आपको क्वेश्चन में दिया ना जाए। तो कोई सेंस नहीं है, तो बहुत इजी फिगर था ना, रेक्टेंगल में तो बहुत कुछ पता था तुम्हें, चारों एंगल भी पता थे, निकाल पाएगा नहीं। तो आपको लेंथ के साथ ब्रेड्थ मिलनी चाहिए, तो ध्यान रखना इर्रेगुलर फिगर है तो सारी साइड्स की मेजरमेंट आपको चाहिए, नोट करो। ये इन्फॉर्मेशन काम कहाँ पर आएगी? कंस्ट्रक्शन के अंदर काम आएगी। किसी भी क्लास में आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो वहां पर ये यूज आता है कि फिगर रेगुलर है या फिर इर्रेगुलर है। अगर इर्रेगुलर है तो उतनी साइड्स और आपको एंगल्स मिलने चाहिए। नोट हो गया? चलो अब मैं शेप दिखाता हूँ रेगुलर इर्रेगुलर दिखते कैसे हैं। तो आप देख सकते हो ये एक रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है, इसका मतलब क्या होगी, साइड की लेंथ आपस में बराबर होंगी, ये और ये चारों साइड्स। अगर मैं इसको नाम देता हूँ ए बी सी डी, then I can say that AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA। उसी तरीके से एंगल A बराबर होगा एंगल B के, जो कि बराबर होगा एंगल C के, और फाइनली एंगल D के। ये ध्यान रखना है कि जो कट लगाते हैं ना, इन कट का मतलब होता है सेम साइड। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये रेगुलर फिगर है तो इसमें भी ये दोनों तो सेम है, ठीक है, तो कट लगा दिए दोनों सेम है। अब ये दोनों भी सेम है, लेकिन अगर मैं यहाँ सिंगल कट लगाता हूँ तो आप चारों को सेम मान लोगे, तो मैंने कहा उसके लिए अलग सिंबल दे दो, ये लो। ये चलता है मैथमेटिक्स में, ध्यान रखना। इक्वल साइड्स के लिए हम ऐसे कट लगाते हैं, वैसे इक्वल एंगल्स के लिए लगाते हैं। ये चारों बॉक्स बना रखे हैं हमने सेम कलर से, तो आप समझ जाओगे चारों के चारों सेम है। अगर पैरेलल दिखा रहा हो तो पैरेलल के लिए हमारा जैसे दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो इनके लिए ये चलता है एरो। अगर सिंगल सिंगल एरो है तो ये दोनों पैरेलल हैं। अब मान लो ये भी पैरेलल है तो इसके लिए अलग सिंबल बना लिया। तो जितने भी लाइंस पे आपको दो एरो मिलेंगे वो सब इनके पैरेलल चलेंगे, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है अपने को, ये कट्स का मतलब है कि साइड लेंथ आपकी इक्वल है। नोट करेंगे इसको एक साथ। चलिए अब आगे बात करते हैं अपन लास्ट कि भाई रेगुलर और इर्रेगुलर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो आपको समझ में आना चाहिए सर, सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही होता है कि इनकी लेंथ ऑफ साइड्स इक्वल और अनइक्वल होती है। रेगुलर में सारी की सारी साइड्स अगर 50 साइड्स है तो भी इक्वल लेंथ की होगी, रेगुलर में नहीं होगी। अगर इंटीरियर एंगल्स की बात करूंगा तो यहाँ पर सारे एंगल इक्वल होते हैं, रेगुलर में नहीं होते। अगर मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स की बात करूँ, अब यहाँ पर एक नया टर्म आता है एक्सटीरियर एंगल, ये समझाऊंगा मैं अभी क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सटीरियर एंगल भी सारे के सारे इक्वल होते हैं रेगुलर में, और इर्रेगुलर में अनइक्वल होते हैं। तो बेसिकली जो बिल्कुल इक्वालिटी है, रेगुलर स्टूडेंट भी अपन उसी को बोलते हैं ना जो डेली का डेली पढ़ ले, है कि नहीं है। अगर आप स्किप कर रहे हो किसी चीज को, आपका कोई स्केड्यूल नहीं है, टाइम टेबल नहीं है, अगर मैं आप आज 10 बजे आए हो लेकिन मैं ये पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि आप कल कितने बजे आओगे, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स नहीं होते हमारे, आप जाओगे भाई कोई काम करवाना है, पियोन बोल देता है कि भाई 10 बजे आए थे कल तो सर, अब पता नहीं आज 12 पे आएंगे 11 पे आएंगे, क्योंकि वो रेगुलर नहीं है कि नहीं है। तो उसके पियोन को भी नहीं पता कि वो कितनी बजे आते हैं ऑफिस में, वो बोलेंगे बैठ या अगर आएंगे तो बता दूंगा, हो सकता है छुट्टी भी कर ले। लेकिन जो रेगुलर है उसको पता है कि भाई वो कभी लेट नहीं होते, वो 10 बजे आपको ऑफिस में मिलेंगे तो मिल जाएंगे, सीधी सी बात होती है। जैसे कि आपका स्कूल होता है वो 7:30 पे शुरू होगा तो 7:30 पे ही होगा, लेट जाओगे तो आपको लेट कमर की लाइन में खड़ा कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो वो रेगुलर होता है। तो रेगुलर का मतलब होता है रेगुलर इंटरवल, ऐसे भी आप समझ सकते हो। ये आपको वर्ड बहुत जगह देखने को मिलने वाला, तो आदत डाल लो इसकी, 9th में 10th में बहुत जगह देखने को मिलेगा अगर आप जूनियर क्लासेस में हो। और अगर सीनियर क्लासेस में हो तो आपको पता है कि रेगुलर का मतलब क्या होता है। अगर मैं शेप दिखाऊं तो आप शेप से ही पता लगा सकते हो, जितने भी रेगुलर पॉलीगन है आपको पता है एक फिक्स लेंथ के बाद ये वापस से इनका उतने ही एंगल पे साइड चेंज होगी। अगर आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हो स्क्वायर के ऊपर, आपको पता है कि आप 90 डिग्री पे टर्न करोगे, फिर उतना ही चलने के बाद फिर 90 डिग्री पे टर्न करोगे, फिर उतना चलने के बाद 90 डिग्री पर टर्न करोगे। लेकिन अगर आप यहाँ चलना स्टार्ट करते हो
तो कहीं तो आप 10 सेंटीमीटर के बाद टर्न हो रहे हो 30 डिग्री पे, फिर 5 सेंटीमीटर के बाद 140 डिग्री पे टर्न हो रहे हो। हमें पता ही नहीं कि कम कहाँ पर कब कितना टर्न कर जाएंगे, तो ये इरेगुलर फिगर्स होते हैं। तो ये डिफरेंस है, नोट कर लो इसको, ये समरी है एक तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं लास्ट हमारी कि बाउंड्री के बेसिस पे आपका पॉलीगन कैसे क्लासिफाई होता है। चौथा क्लासिफिकेशन है, ये भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे एक ही क्वेश्चन आता है कि नाम क्या होते हैं इनके। तो बेसिकली सर पॉलीगन अपनी बाउंड्री को इंटरसेक्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है वो बाहर बाहर से निकल जाए, कॉनकेव कॉन्वेक्स, हो सकता है वो ऐसे बने, तो ये अपनी ही बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है। तो जो पॉलीगन अपनी बाउंड्री को क्रॉस करते हैं वो बेसिकली क्या कहलाते हैं, आपने बोला कॉम्प्लेक्स, और जो नहीं करते वो सिंपल कहलाते हैं। तो सिंपल पॉलीगन इज अ पॉलीगन दैट डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ। तो जितने भी अपन ने पॉलीगन बढ़े अभी तक, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, वो सारे के सारे सिंपल पॉलीगन थे। बाउंड्री के बेसिस से बता रहा हूँ, है कि नहीं है। तो सिंपल पॉलीगन की एक ही बाउंड्री होती है, यानी कि आप एक ही बाउंड्री पे एक ही पेरीमीटर पे चलोगे, दो बाउंड्रीज नहीं है। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अगर आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हो तो यार इंटरसेक्शन पॉइंट पे आने के बाद आपके पास 3 रास्ते निकल के आते हैं, कहाँ जाओगे, समझ रहे हो। तो कोई एक बाउंड्री नहीं है ना, जैसे कि हाईवे नहीं होता, हाईवे पे एक ही रोड होता है, लेकिन आप गलियों में जाओगे तो आप कहीं से भी शॉर्टकट ले सकते हो। तो हमें नहीं पता, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगर आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हो, मैं समझाता हूँ क्या बोल रहा हूँ। आप ऐसे गए, यहाँ पर मूव करा, अब इस पॉइंट पे आने के बाद 3 रास्ते निकल रहे, कहाँ जाओगे। तो ये सिंगल बाउंड्री नहीं कहलाएगी, समझ रहे हो। तो ये सिंपल बाउंड्री है, वो सिंपल बाउंड्री नहीं है, क्योंकि उसमें सिंगुलर कोई बाउंड्री हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है, वन बाउंड्री नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स पॉलीगन क्या होंगे, जो खुद को इंटरसेक्ट करते हैं और जिनकी एक से ज्यादा बाउंड्री निकल के आती है, यानी कि अगर आप उसके पाथ को फॉलो करोगे तो आपके पास कोई भी एक फिक्स्ड रास्ता चलने के लिए नहीं होता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलीगन। अगर मैं फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू में दिखाऊं तो कॉम्प्लेक्स पॉलीगन और सिंपल पॉलीगन ऐसे दिखते हैं। सिंपल के आप पेरीमीटर को ट्रेस कर सकते हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स पॉलीगन का जो पेरीमीटर है वो ट्रेस नहीं किया जा सकता। उसका कारण है क्योंकि आप जब भी किसी पॉइंट पे फॉलो करने जाओगे, चलो मैं यहां से करके दिखाता हूं आपको। आप यहां पर गए, अब यहां जाने के बाद आपके पास वापस से 3 रास्ते, यहां जाओगे, यहां जाओगे, यहां जाओगे, तो आप कहां मुड़ना चाहोगे। चलो आप यहां को क्रॉस कर भी जाते हो, आप ऊपर निकलते हो, फिर नीचे आने के बाद आपके पास 3 रास्ते हैं, समझ रहे हो। तो कोई भी एक सिंगल बाउंड्री नहीं है। इसको फिजिक्स से कंपेयर कर सकते हो आप, जैसे कि आपके रेजिस्टर्स को आप कनेक्ट करते हो पैरेलल सीरीज में, तो जब भी आप रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हो उसमें करंट सेम होता है, क्योंकि सीरीज को पता होता है कि आपका करंट कहाँ जाना है, उसका एक ही रास्ता होता है। लेकिन जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो रेजिस्टेंसेस को, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहा हूँ इसका। सपोज करो आपने 3 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं पॉइंट्स ए और बी के बीच में, है कि नहीं है। अब अगर आप बैटरी कनेक्ट करते हो ए और बी के बीच में और करंट इस तरीके से जाता है, तो आप बताओ करंट डिवाइड होगा कि नहीं होगा। हमारे घर की जितनी भी वायरिंग होती है वो भी पैरेलल में होती है, इसके फायदे नुकसान दोनों ही होते हैं ऑब्वियसली। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, लेकिन आपका करंट क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है। तो आपके घर में सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि सर अगर कोई एक लाइट खराब होती है तो बाकी की चीजें चल जाती है, क्योंकि करंट वहां से नहीं जा रहा है। करंट के पास 3 रास्ते हैं ना। अगर ये रजिस्टर फ्यूज हो जाता है, खराब हो जाता है, डिफेक्टिव होता है, तो बाकी के 2 रजिस्टर में से उतना ही करंट ज्यादा चल जाएगा, लेकिन करंट रुकेगा नहीं। सीरीज में दिक्कत क्या होती है कि अगर एक चीज खराब हुई तो आगे का पूरा रास्ता ही टूट गया। इसको कंपेयर करना हाईवे से, मान लो ए और बी के बीच में एक ही रोड है और वो टूटा हुआ है, तो आप जा नहीं सकते हो। मल्टीपल रोड्स हैं, अगर एक में फ्लड आ गया, एक में मान लो गाय बैठी हुई है रोड के ऊपर, तो आप कहीं और से निकाल सकते हो गाड़ी को, समझ रहे हो। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स पॉलीगन का ये यूज एक तरीके से, नोट कर लो इसको। तो आपको एक नई बात जानने को मिली कि घर की वायरिंग हमारी किस में होती है, पैरेलल में होती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सब में सेम होता है, लेकिन करंट डिवाइड हो जाता है। यही कारण है कि जब भी कोई हैवी मशीन ज्यादा करंट ड्रॉ करती है तो बाकी डिवाइसेस पे असर पड़ता है उस चीज का। नोट हो गया। चलिए अब बात करते हैं, ये तो क्लासिफिकेशन खत्म हुआ कि पार्ट्स ऑफ पॉलीगन क्या क्या होते हैं। एक पॉलीगन में क्या क्या चीज है जिसको आपको नापना पड़ता है, या फिर एक पॉलीगन में ऐसा क्या क्या होता है जिसके ऊपर हम ध्यान देंगे। तो पॉलीगन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि साइड्स होती हैं, ऑब्वियसली सब में ही होंगी। कॉर्नर्स होते हैं जिनको अपन वर्टेक्स बोलते हैं। फिर आपके इंटीरियर एंगल्स होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं और डायगोनल होती है। तो 5 पार्टिकल्स निकल के आए। क्या क्या निकल के आया सर, सबसे पहला तो होता है साइड्स, फिर आपका निकल के आता है वर्टेक्स, उसके बाद निकल के आता है आपका डायगोनल, और लास्ट में आपके निकल के आते हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स। तो 5 पार्ट निकल के आए। ये फिगर आपको सब कुछ समझाता है कि पांचों पार्ट्स कैसे होते हैं।
मैं एक एक की डेफिनेशन भी अभी आपको दे दूंगा कि हाउ दे लुक लाइक और इनको डिफाइन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो साइड्स, डायगोनल और आपका जो वर्टेक्स है, ये बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर्स कहलाते हैं। इनकी यूनिट अलग होती है। साइड्स और डायगोनल लेंथ होती है, वर्टेक्स बेसिकली एक पॉइंट होता है, और एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों एंगल होते हैं। तो एंगल डिग्री में अपन नापते हैं, साइड्स मीटर, सेंटीमीटर या फिर फुट में आप नापोगे, और वर्टेक्स बेसिकली पॉइंट होता है। तो इसकी मेरे अकॉर्डिंग तो कोई भी यूनिट नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग क्या नहीं होती है, सीधी सी बात है, बट मैं बता देता हूँ। वर्टेक्स एक कॉर्नर होता है, इसको एक पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट का तो पहली बार डायमेंशन ही डिफाइन नहीं है कि नहीं है। तुम्हारी लाइन 1 डायमेंशनल होती है, फिगर 2 डायमेंशनल होता है। 3D में क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फेयर, स्फीयर, है कि नहीं है। बाकी जो पॉइंट होता है वो 0 डायमेंशन होता है। पॉइंट का हम कोई भी डायमेंशन नहीं मानते। इसको नोट कर लो पहले। ये फिगर बनाना है कंपलसरी, क्योंकि एक फिगर में 5 चीजें आपको देखने को मिल रही है। और ये सारे के सारे एंगल मार्क नहीं करो, बट एक बात तो करना, 2 एंगल्स तो अलग अलग कलर से, ताकि आपको दिखे कि एक्सटीरियर एंगल कैसा होता है, इंटीरियर कैसा होता है। सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत एक्सटीरियर एंगल में आती है, क्योंकि बनाना ही नहीं आता बहुत सारों को, तो है कि नहीं। इंटीरियर तो दिखे जाते हैं अपने को, तो एक्सटीरियर कैसे बनाते हैं, उनको मेजर कैसे करेंगे, उनकी भी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी कराऊंगा, उन पे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, तब जाके क्लियर होगा टॉपिक। क्योंकि क्वेश्चन एंगल सम प्रॉपर्टी पे आता है तो थ्योरेटिकल बातें हैं। ये इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि 9-10 में जब तुम आते हो तो तुम्हारी हवाएं उड़ी होती है, किसी को पता ही नहीं होता डायगोनल क्या है। बच्चे एडजेसेंट साइड को डायगोनल मान रहे हैं, है कि नहीं है। अब डायगोनल की डेफिनेशन में पता पड़ेगा कि सर अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ते हैं अपन। एडजेसेंट वर्टिसेस में तो साइड्स बनती है ना बेटा। ई का एडजेसेंट कौन है, एफ। ई का एडजेसेंट कौन है, डी। तो ई डी और ई एफ साइड कहलाएगी। बाकी आप ई को किसी भी पॉइंट से जोड़ोगे तो वो डायगोनल कहलाएगी। ये ध्यान रखना है अपने को। तो अगर किसी को नहीं आता तो कोई बुरी वाली बात नहीं, 11-12 वालों को भी नहीं आती बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए तो वन शॉट बना रहा हूं ताकि सब लोग देख सके। चलिए अब बात करते हैं अपन अलग अलग पार्ट की डेफिनेशन की। तो इस फिगर के अंदर सर साइड क्या कहलाती है। अगर मैं साइड की बात करूं तो लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग अ पॉलीगन आर कॉल्ड साइड्स ऑफ द पॉलीगन। या फिर जो लाइंस पॉलीगन बना रही है वो साइड्स कहलाएंगे, या आपके जो एडजेसेंट वर्टिसेस को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट्स होती हैं वो आपकी साइड होती है। जैसे कि ई डी, ई और एफ क्या है, एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, तो ई एफ और ई डी साइड कहलाएंगी। ए बी और ए एफ क्या है, एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, तो ये ए एफ और ए बी भी क्या कहलाएंगे, साइड्स कहलाएंगी। वर्टेक्स क्या होता है, द पॉइंट वेयर टू साइड्स ऑफ अ पॉलीगन मीट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगन। जहां पर आपकी 2 साइड्स मिलती हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे कि ए बी सी डी ई एफ, तो ये आपके 6 वर्टिसेस निकल के आए। यहाँ पर आपकी 2 साइड्स मिल रही हैं आपस में, है कि नहीं है। तो जहां पर 2 साइड्स मिलेंगी वो आपका वर्टेक्स कहलाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, आपका वर्टेक्स एक पॉइंट होता है, तो 2 साइड्स स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, कर्व नहीं होना चाहिए, वरना उसको मैं वर्टिसेस नहीं मानूंगा। ध्यान रखना, पॉलीगन में कर्व ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ए बी को ऐसे कर्व बना दो फिर आप बोल दो कि सर दोनों मिल रहे हैं ना, तो ए बी को मैं साइड ही नहीं मानूंगा। पहली बात तो ये जरूर अपने को ध्यान रखना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, और शायद दूसरी तीसरी स्लाइड में कहीं अपन ने देखा था कि पॉलीगन नहीं होने की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, है ना। वहां अपन ने देखा था कर्व वाला पार्ट। डायगोनल सबसे ज्यादा मतलब ध्यान देने योग्य चीज है इस पूरी स्लाइड के अंदर, क्योंकि यही नहीं आता तुम लोगों को। डायगोनल क्या होती है, लाइन सेगमेंट कंटेनिंग 2 नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ द पॉलीगन, यानी कि अपोजिट वर्टिसेस। अच्छा, आप ई को जो है एफ या डी को छोड़ के ए से जोड़ोगे तो भी डायगोनल कहलाएगी। मैं बना के दिखा देता हूं। बी से तो जोड़ ही रखा है, दिस इज ऑल्सो अ डायगोनल। और अगर अपन ई को ए के साथ जोड़ेंगे, इफ वी ट्राई टू कनेक्ट द पॉइंट ई विद द पॉइंट ए, देन दिस लेंथ ए ई इज ऑल्सो कॉल्ड अ डायगोनल। ऐसा किस खुशी में सर, क्योंकि जो आपका ए और ई है वो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। हमारी भाषा में कहूँ तो अपोजिट वर्टिसेस कहलाते हैं। तो ई के अपोजिट 3 वर्टिसेस है, ए बी और सी, ध्यान रखना, है ना। अगल बगल वालों को छोड़ के बाकी सब क्या कहलाएंगे, अपोजिट कहलाएंगे। तो आप नोटिस कर सकते हो कि जितने ही वर्टिसेस हैं उतने ही नंबर ऑफ साइड्स होते हैं। पॉलीगन में 6 वर्टिसेस दिख रहे, ए बी सी डी ई एफ, तो 6 ही आपको साइड्स मिल रही हैं, ए बी बी सी सी डी डी ई एफ और ए एफ। सवाल ये आता है डायगोनल कितने होते हैं। भाई सर आपने सब तो नाप लिया, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स, क्योंकि इनके फॉर्मूले अवेलेबल है। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर एक चीज पकड़ लो, स्मॉल एन। एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स के दम पे तुम्हें एंगल सम प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी, एक्सटीरियर एंगल भी मिल जाएंगे, डायगोनल से मिल जाएंगे, और एक फिगर में कितने ट्राइंगल बनते हैं वो भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन 4 चीजों के ऊपर आ सकता है पेपर के अंदर, न्यूमेरिकल जो बनते हैं वो बेसिकली इस पे बनेंगे। नोट हो गया। चलो
अब मैं दिखाता हूँ कि एक फिगर में डायगोनल्स कितने बनते हैं। जैसे कि उस पॉलीगन में आपने कहा कि सर आपने 3 बना के दिखाया, मैं और भी तो बना सकता हूँ। तो जैसे स्क्वायर में कितने होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में, ट्राइंगल में कितने डायगोनल होते हैं? पॉज करके वीडियो को कमेंट करना, ट्राइंगल में कितने डायगोनल होंगे, जिसको भी आता है, गलत हो सही हो देख लेंगे बाद में। कर दिया? ट्राइंगल में एक भी डायगोनल नहीं होता, 0 होते हैं, क्योंकि अपोजिट वर्टिसेस के नाम पे है ही नहीं ना कुछ भाई। एक अगर तुम ए की बात करो तो बी और सी दोनों उसके अगल बगल में है, बी के लिए ए और सी दोनों उसके क्या है, एडजेसेंट है, और सी के लिए वापस से ए और बी एडजेसेंट है। तो अपोजिट वर्टिसेस का कांसेप्ट ही नहीं है ना वहां पर, आमने सामने कुछ है ही नहीं, नेबर आपका है ही नहीं कोई भी, सब सबके साथ आपके घर की दीवार मिली हुई है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? सामने वाला कोई पड़ोसी कौन होता है जिससे आपके घर की दीवार थोड़ी सी दूर हो, वो है ही नहीं वहां पर। तो अगर इसका फॉर्मूला बताऊं तो आप फॉर्मूले से जज कर लो कि मैंने 0 क्यों बोला, क्योंकि सर फॉर्मूले में आता है n इंटू एन माइनस 3/2, और आपके ट्राइंगल के लिए n कितना होता है मैं बता चुका हूं पहली दूसरी स्लाइड के अंदर, जब हमने नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे डिफाइन किया था, n इक्वल्स टू 3 होता है, 3 माइनस 3 0। तो फॉर एन n साइडेड कॉन्वेक्स पॉलीगन द नंबर ऑफ, क्यों कॉन्केव की बात नहीं करोगे, मैंने कहा उसका भी कारण है, बताऊंगा अभी आगे। द नंबर ऑफ डायगोनल्स कैन बी कैलकुलेटेड विद द फॉर्मूला n इंटू एन माइनस 3। अगर आप एग्जांपल दोगे तो भी मैंने आपको पेंटागन दिखाया था पीछे, तो पेंटागन में कितने पॉलीगन बन, हेक्सागन दिखाया था सॉरी, हेक्सागन में कितने पॉलीगन बनेंगे, 6 इंटू 6 माइनस 3/2, यानी कि 6 इंटू 3/2, यानी कि बेसिकली कितने बनेंगे, 9 पॉलीगन्स, 9 डायगोनल्स के आसपास बनने वाले हैं। पेंटागन में कितने बनेंगे, एन की वैल्यू 5 होती है पेंटागन में, यही होता है ना, n इज इक्वल्स टू 5, फॉर्मूले में पुट करो तो आपने बोला 5 इंटू 5 माइनस 3/2, यानी कि 10/2, यानी कि 5 आपके डायगोनल निकल के। बना के दिखाओ सर, देख लो, ये आपका ए बी सी डी ई एक पेंटागन है। मैंने क्या कर रखा है, ए को मैं किस किस से कनेक्ट कर सकता हूँ, सिर्फ डी और सी से, क्योंकि बी और ई तो क्या है, एडजेसेंट वर्टिसेस है। मैं डायगोनल बनाना भी सिखा रहा हूँ, काउंट करना भी सिखा रहा हूँ। बी को मैं किस किस से कनेक्ट कर सकता हूँ, आपने बोला सिर्फ ई और डी से, है कि नहीं है? और मैं सी को किस किस से कनेक्ट कर सकता हूँ, ए और ई से। बाकी आप ई और डी को कनेक्ट करने की सोचना ही मत, क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो आपको 5 ही डायगोनल देखने को मिल रहे हैं, बाकी आपके जो हैं वो साइड्स हैं। तो फॉर्मूला बिल्कुल काम करता है। हेक्सागन में आप निकाल के देख लो, मैं बना के दिखा सकता हूँ आपको। स्क्वायर रेक्टेंगल के लिए रख के देखो, सब क्या है, क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो 4 इंटू 4 माइनस 3/2, यानी कि 4 इंटू कितना, 1/2, यानी कि 2 डायगोनल आते हैं। तो आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में 2 ही डायगोनल होते हैं, ए सी और बी डी, अगर ए बी सी डी आपका क्वाड्रिलेटरल है तो। क्लियर है? नोट कर लो इतना। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, अगर आप इसको देखो ए बी सी डी को, ए बी सी डी को, तो ए सी और बी डी 2 ही डायगोनल मिलेंगे आपको, तीसरा कोई मिल ही नहीं सकता। अब अगर मैं बात करूं कि कॉन्वेक्स पॉलीगन ही मैंने यहाँ पर क्यों वर्ड यूज करा, तो आप यहाँ पर देखना, इस लाइन से आपको समझ में आएगा। इन कॉन्वेक्स पॉलीगन डायगोनल्स लाई कंप्लीटली इनसाइड द पॉलीगन, दिख रहा है ना, पांचों के पांचों डायगोनल अंदर ही लाई कर रहे हैं, बाहर तो नहीं मिल रहे आपको। लेकिन इन कॉन्केव पॉलीगन्स सम पोर्शन ऑफ अ डायगोनल लाई आउटसाइड द पॉलीगन। जैसे कि अगर आप देखोगे कि कॉन्वेक्स पॉलीगन में जितने भी डायगोनल, जैसे हेक्सागन है ना, तो यहाँ पर डायगोनल्स बना सकते हो जितने भी आप चाहो। ये भी एक डायगोनल कहलाएगा, ये भी एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल कहलाएगा। तो ऐसे जितने भी आप डायगोनल बनाओगे वो सारे के सारे अंदर लाई कर रहे हैं। लेकिन कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं, जिसमें एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो। तो इसमें आपने जब डायगोनल बनाने की कोशिश करी, सारे डायगोनल है, बिल्कुल है, ए बी सी डी और ई। तो बच्चों ए के लिए बी और ई दोनों के दोनों क्या हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। लेकिन डी तो क्या अपोजिट की कैटेगरी में आएगा ना, तो ए डी डायगोनल होना चाहिए उस डेफिनेशन से। आप देख लो बाहर लाई कर रहा है। यही कारण है कि इस फॉर्मूले में अपन कॉनकेव पॉलीगन्स को एंट्री नहीं देते हैं। नोट कर लो इस बात को। तो ये नई बात है कि आपका डायगोनल बाहर लाई कर रहा है, ठीक है, नोट करेंगे इस चीज को। हो गया नोट? चलिए आगे चलते हैं अपन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो एक फॉर्मूला अभी तक अपन ने पढ़ा है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, n इंटू एन माइनस 3/2, यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल्स। ध्यान रखना। अब एक पॉलीगन में ट्राइंगल कितने कंटेन होते हैं, ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन मेंटल एबिलिटी अगर आप 9th-10th की भी देखोगे तो उसमें आता है ये क्वेश्चन। पॉलीगन के यहाँ से निकल के आता, तो मैंने सोचा बता दूं। इसका लिटरली स्कूल एग्जाम्स में कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो भी जो सरकारी नौकरी वाले नहीं होते उनमें आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अपने जेई वगैरह के जो लेवल है, एनटीएससी का लेवल है, वहां नहीं आती इसी, बहुत बकवास से क्वेश्चन होते हैं, बट इंपॉर्टेंट है, देख लो।
इफ अ पॉलीगन हैज n साइड्स देन द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन पॉलीगन इज n-2। सर क्या सेंस है इस बात का? इस बात का ये सेंस है कि अगर आप ट्राइंगल के लिए देखो, जो एक होता ही है जिसमें n=3 होता है, तो उसमें कितने ट्राइंगल होंगे? 3-2 यानी कि 1। अरे तो खुद ही ट्राइंगल है ना, तो उसके अंदर कैसे ट्राइंगल बनाओगे आप? मेरी बात समझ रहे हो? ट्राइंगल किससे बनता है? डायगोनल्स की मदद से। मेरी बात समझ रहे हो? और ट्राइंगल के अंदर जो भाई, ये तो इसमें भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है पढ़ाने में हमें कि भाई ट्राइंगल खुद ही एक ट्राइंगल होता है। भाई इस ट्राइंगल के अंदर मैं दूसरा ट्राइंगल कैसे बनाऊं, क्योंकि डायगोनल बनता ही नहीं है। तो ये ले दे के एक ही ट्राइंगल है। तो 3-2 मैं समझाता हूँ मतलब क्या है। इन अ ट्राइंगल देयर आर 3 साइड्स, ठीक है बच्चों, तो n की वैल्यू 3 हो गई। वी कैन ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कंटेन्ड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है? n-2, तो कि 1 आ रहा है। तो आपने बोला सर ले देखिए, कोई ट्राइंगल ही एक ट्राइंगल होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो आप बहुत इजीली देख सकते हो कि आपका ट्राइंगल जो ABC है, उस ट्राइंगल के अंदर क्या हो रहा है? उस ट्राइंगल के अंदर एक ही ट्राइंगल कंटेन्ड है। अब अगर आप बात करो क्वाड्रिलेटरल की, तो इन अ क्वाड्रिलेटरल देयर आर 4 साइड्स, 4 साइड्स अपने को देखने को मिलती है। तो सर n की वैल्यू 4 है, तो 4-2 कितना होगा? 2 देखने को मिलेगा। तो आपने कहा कि सर इसका मतलब है क्वाड्रिलेटरल में 2 ट्राइंगल होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, डायगोनल से बनते हैं ना। देख लो, एक क्वाड्रिलेटरल में नेचुरल कितने ट्राइंगल बन सकते हैं? 2 बन सकते हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें आपका सवाल आएगा सर AC को जोड़ दूंगा तो 4 ट्राइंगल बन जाएंगे। मैंने कहा नहीं, हम उन ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं जिसकी मदद से आपका वापस से ABCD आ जाए। ओवरलैप कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई भी साइड एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए, ध्यान रखना है आपको। ACBD को क्रॉस कर रही है ना यहाँ पर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमारे स्कूल एग्जाम्स के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, पर मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये काम आता है। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर 2 ट्राइंगल्स आपको देखने को मिलेंगे। पेंटागन में देख लो, इन पेंटागन 5 साइड्स होती है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 5-2 3 ट्राइंगल बन सकते हैं। लॉजिकली बना के देखो। मैंने कहा देख लो। अब देखो, अगर तुम EB को जोड़ने जाओगे तो क्रॉस हो जाएगी लाइन, तुम EC को जोड़ने जाओगे तो ये डायगोनल क्रॉस होगी नहीं होगी बच्चों? अगर आप BD को जोड़ोगे तो क्रॉस होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो आपको देखना है कि AD और AC ये 2 लॉजिकल, या अगर आप चाहो तो EB EC कर लो, वो आपकी इच्छा है। ये पसंद नहीं आ रहा तो इसको हटा के EB और EC को जोड़ लो। मिलने 3 ही ट्राइंगल है, फॉर्मूला आपको गिवन है। तो पहला फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया नंबर ऑफ डायगोनल्स का, n×n-3/2, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का, n-2। हेक्सागन में देख लो यार, नाराज मत हो। देखो हेक्सागन में कितने मिलेंगे? हेक्सागन में 6 साइड्स होती है, तो 6-2 4 ट्राइंगल मिलने चाहिए। मिल रहे हैं ना यार? अब तुम और कुछ जोड़ने जाओगे, BF को जोड़ोगे, BC को जोड़ोगे, BD को जोड़ोगे, तो क्रॉस नहीं होंगे क्या? ये होंगे ना यार, है कि नहीं है? करो, नोट करो, ये नोट जरूर करना है ना, इंटरेस्टिंग चीज है। जब मैं स्लाइड प्रिपेयर कर रहा था तब भी बड़ा मजा आ रहा था इसको बनाने में। एनिमेशन डाला ना सब में एक फिगर में, इसे आपको खुल रहा है साथ में, वो चीज है। नोट करते हुए चलना है हर चीज को। अगर फास्ट लग रहा है लेक्चर तो स्लो करके देख लो, स्लो लग रहा है तो फास्ट करके देख लो, तुम्हारी इच्छा है। यूट्यूब अवेलेबल आपको मतलब जो है सब कुछ देता है कि नहीं है? ये फैसिलिटी जब आपको भगवान ने दी है तो उसका यूज करो यार। हो गया नोट? और कोई डाउट हो ना तो कमेंट कर दिया करो, मैं रिप्लाई करूंगा, कोई और बच्चा रिप्लाई कर सकता है। मेरी टीम वीम नहीं है भैया, मैं झूठ नहीं बोलूँ, सीधी बात है ना। अभी तो सिंगल मैन ही चल रहा है, बना भी अपन रहे हैं, शूट भी अपन कर रहे हैं, एडिट भी अपन ही करेंगे, सब कुछ अपना ही चल रहा है। तो रिप्लाई मैं ही देता हूँ, मेरी कोई टीम वीम नहीं है, पहले बता रहा हूँ। सर क्यों बोल रहे हो ये बात? इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई कमेंट आता है, आपको कोई डाउट है तो आपस में सॉल्व करना सीखो थोड़ा। कम्युनिटी सेक्शन के अंदर नीचे होती है ना कमेंट, वहाँ पर बात करो थोड़ा सा, एक दूसरे के डाउट। अगर किसी को कुछ आता है, कोई सीनियर जूनियर है, क्योंकि मैं यहाँ पर 1 शॉट लिख रहा हूँ, मैंने कहीं नहीं लिखा कि 8th क्लास के लिए 9th क्लास के लिए। तो मैं कॉन्फिडेंस देने के लिए बता दूं कि 12वीं वालों को भी नहीं आता ये चैप्टर, यार समझ में नहीं आता उनको टॉपिक यार, डायग्राम्स वगैरह। अभी तो मैं एक लेक्चर उस पर लूंगा LCM HCF के ऊपर, तुम टेंशन मतलब सब मिलेगा तुम्हें, है ना। जितनी बातें बोल रहा हूँ सभी लेक्चर के आगे पीछे बन रहे हैं, तो अपलोड बने सब रखे हैं। अपलोड की साइकिल क्या है उसी हिसाब से होगी, तो आपको LCM HCF पे लेक्चर मिलेगा। 11th-12th वालों को LCM निकालना नहीं आ रहा बताओ, वो तुम्हारे 10th में चैप्टर आता है यूक्लिड्स वाला, है ना, डिवीजन एल्गोरिथम। वहाँ बंदों को ये नहीं पता HCF क्या होता है, NCERT सिखा रही तब भी नहीं आ रहा। सर तो फैक्टर का मतलब ही नहीं पता, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। बेसिक चीजें पता करो। हो गया नोट? हो गया सर। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं थोड़ी सी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में। तो पॉलीगन के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं उनकी बात करेंगे। तो उसमें आपको सबसे पहले ये देखना है, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की तरफ, एक्सटीरियर का मतलब बाहर की तरफ। अब यहां से थोड़ा सा फोकस हो जाओ, क्योंकि यहां से आप लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं।
इंटीरियर एंगल सबको आते हैं, एक्सटीरियर बनाते कैसे, तो उसकी डेफिनेशन सबसे पहले अपन समझते हैं, उसके बाद आपको चीजें समझ में आगे आएगी। द एंगल फॉर्म्ड एट द वर्टिसेस इनसाइड द क्लोज्ड फिगर आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। सर किसी भी फिगर के अंदर जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, इंटीरियर। जैसा कि अपने को पता भी, एक्सटीरियर की डेफिनेशन सुनना इंटरेस्टिंग है। ऑन एक्स्ट का मतलब एक्स्ट, एक्सटेंडिंग। On extending the side of the polygon, the angle formed outside between the extended side and its consecutive side is called the exterior angle of the polygon. दिखाओगे? मैंने कहा देखो, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में अंदर मान लो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, सुनना मेरी बात को, तो ये तो इंटीरियर हो गया, तुमको भी पता है। इस साइड को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो क्या कह रहा है, एक्सटेंडेड साइड और जो कंसेक्यूटिव साइड है ऊपर वाली, ये नीचे वाली, तो नीचे तो कोई साइड है नहीं, यही साइड है ऊपर की तरफ, तो एक्सटेंडेड साइड और ऊपर वाली साइड में जो बाहर एंगल बन रहा है, ये ब्लू वाला एंगल, ये क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर। आप देखो ये स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पे तो 180 डिग्री होगा, तो अगर अंदर का एंगल 30 तो बाहर का 150 होना पड़ेगा, क्योंकि टोटल एंगल तो 180 डिग्री ना, येलो कलर में देख लो आप, समझ रहे हो बात को, तो इसको बोलते हैं एक्सटीरियर। एक और फिगर दिखाता हूँ, आपने ट्राइंगल देखा है, पेंटागन भी देख लो। इस पेंटागन के अंदर इंटीरियर एंगल मान लो 60 डिग्री का बन रहा है, 65 डिग्री का बन रहा है, किसी साइड में रेगुलर है इरेगुलर है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं अभी, 65 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब अगर मैं किसी साइड को क्या करूं, एक्सटेंड करता हूं, तो किसी साइड को एक्सटेंड करने के बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है सर, कि उस साइड के एक्सटेंशन में और उसकी कॉन्जिक्यूटिव जो ये वाली, इसको तो एक्सटेंड ही करा है कि नहीं है, तो इसके नीचे तो नापोगे नहीं आप, तो आपने कॉन्जिक्यूटिव साइड के साथ एंगल देखा तो कितना निकल के आया, 115 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल बेसिकली क्या होता है, 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल उस पर्टिकुलर साइड के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को? वैसे मैं ये भी कर सकता था, मैं इसको एक्सटेंड करूँ नीचे की तरफ, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल, है कि नहीं है। इस तरीके से मैं इसको एक्सटेंड करूँ इस तरीके से इस वाली साइड को, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल। ये इनकी बात हो रही है। क्या आज के बाद वापस दिक्कत आएगी आपको कभी कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है ये निकालने में? तो आप किसी भी साइड को एक्सटेंड करोगे तो एक्सटेंशन में, यानी कि एक्सटेंड करी हुई साइड का किसी भी कॉन्जिक्यूटिव जो भी उसकी जस्ट बाद साइड बन रही है उसके साथ वाला एंगल क्या कहलाता है, एक्सटीरियर एंगल। नोट कर लेंगे, नोट करो जब तक हम थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं, है कि नहीं है। जीवन में चाय के बाद कोई सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो जल ही है, चाय पहले है लेकिन है, ध्यान रखना, जल चाय, चाय की तरफ जाएंगे अपन, ठीक है। नोट करो जल्दी से। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। लेट अस नाउ टॉक अबाउट एंगल सम प्रॉपर्टी। सबसे ज्यादा अवेटेड, सबसे ज्यादा हैवी, सबसे ज्यादा देखा जाए तो इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हूँ। पर क्वेश्चंस के साथ कराऊंगा ऑब्वियसली, ऐसा थियोरेटिकली नहीं समझा दूंगा हर चीज। मैंने आपको, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन बन ही नहीं रहे थे तो मैंने नहीं करवाया, जहां जहां बनते थे मैंने एग्जाम्पल बता दिए कि कितने ट्राइंगल बनते हैं, कितने डायगोनल्स होते हैं वगैरह। ये बिना क्वेश्चन के नहीं होगा, तो क्वेश्चंस कराऊंगा। सबसे पहले समझाता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। कुछ भी लिखने से पहले स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है ऊपर कचरा, इस कचरे का सीधा सा मतलब निकल के आता है एंगल सम प्रॉपर्टी का। क्या निकल के आता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन स्टेट्स दैट व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। एक पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है वो बताती है कौन, एंगल सम प्रॉपर्टी। समझ रहे हो? तो आपने बोला कि सर एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब ये निकल के आया कि कोई भी पॉलीगन किसी भी साइड का हो, कितने भी साइड्स का हो। हम किन की बात कर रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स की। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी अलग होती है, तो ध्यान देना यहाँ पर। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन स्टेट्स दैट द सम ऑफ ऑल, सबसे पहला वर्ड हमारा जो की वर्ड है वो निकल के आया, ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। दूसरा की वर्ड है ऑफ एन साइड्स इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 डिग्री। तो अगर एक पॉलीगन में 3 साइड्स हैं तो उसके सारे एंगल्स का सम कितना होगा बच्चों, n-2 इंटू 180 डिग्री होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपने बोला कि अगर मान लो पॉलीगन में 3 साइड्स हैं, एग्जाम्पल के केस में, एग्जाम्पल n इक्वल्स टू 3 फॉर अ ट्राइंगल,
एक ट्राइंगल के लिए n इक्वल्स टू 3 होता है, तो अगर आप n इक्वल्स टू 3 रखोगे तो 3 माइनस 2 यानी कि 1 इंटू 180। सो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू कितना होगा, आपने बोला 3 माइनस 2 इंटू 180, यानी कि तो आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी है ना यहां से निकल के आती है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। रट लो, बिल्कुल याद कर लो दिमाग में इस फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत से लोग ऐसे भी लिखते हैं 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। बेसिकली तो यही तरीका होना चाहिए, है ना। तो वो 2 यहाँ से कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों कर देते हैं मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि तरीका तो ये ज़्यादा बेटर है, सीधा सीधा 180 के मल्टीपल्स के रूप में निकल के आ जाता है। बट ये भी आपको बहुत से बुक्स में देखने को मिल सकता है, तो है ना, तो सेम ही चीज़ है, 2 कॉमन ले रखा है यहाँ पर 180 में से। तो यहाँ से आती है एंगल, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी। क्वाड्रिलेटरल में n कितना होता है बच्चों, 4 होता है, तो 4 रखो, 4 माइनस 2 यानी कि 2, 180 2 जा 360। तो यहाँ से आती है क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी। ऐसे पेंटागन, हेक्सागन सबकी निकाल लो। मैं रेगुलर की बात नहीं कर रहा, कि रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, इंटीरियर एंगल्स का सम सेम निकल के आता है। लेकिन अगर रेगुलर फिगर है तो सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। सीधी रेगुलर के मतलब ही यही होता है जिसके नंबर ऑफ साइड्स क्या हो, सबकी साइड की लेंथ सेम हो और आपका एंगल्स भी क्या हो, सेम निकल के आए। तो आप देख सकते हो कि अगर रेगुलर फिगर है तो जितना भी ये 180 डिग्री है, अगर ट्राइंगल रेगुलर है, इक्विलेटरल वाला है, तो 180 डिग्री के 3 बराबर टुकड़े होंगे 60 60। तो यानी कि 3 से डिवाइड करूं, 360 डिग्री होता है क्वाड्रिलेटरल का। अगर आपका क्वाड्रिलेटरल क्या है, रेगुलर है, तो रेगुलर होने की वजह से उसके चारों एंगल जो होंगे बराबर होंगे। तो 360 डिग्री के 4 बराबर टुकड़े कितने के होंगे, 360 अपॉन 4, 90 डिग्री के। तो वहीं से अगर आप फॉर्मूले का पैटर्न समझ रहे हो तो अब नीचे वाला फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। रेगुलर की बात यहाँ हो रही है कि भैया एंगल सम प्रॉपर्टी तो चाहे रेगुलर हो चाहे रेगुलर हो यही होती है, नंबर ऑफ साइड्स पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर आप रेगुलर हो तो आपका जितना भी सम आ रहा है एंगल का, सारे एंगल्स का सम इतना होता है, उसको अगर आप नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं उतने ही नंबर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं, तो आपको बराबर एंगल्स निकल के आ जाएंगे। यानी कि आपका 100 डिग्री का एंगल सम प्रॉपर्टी है तो आपके 100 डिग्री के कितने बराबर टुकड़े होंगे, जितनी साइड्स होंगी, सीधी सी बात है। इफ द पॉलीगन इज रेगुलर देन द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज सेम। सेम होता तभी तो रेगुलर है, विच इज गिवन बाई n माइनस 2 इंटू 180। सिर्फ कुछ नहीं कहा, इसी को अपॉन n कर दिया, क्योंकि जितना एंगल है उसमें बराबर टुकड़ों में बांटना है ना अपने को, where n is the number of sides in the polygon। सिंपल है कि नहीं है। 360 डिग्री अगर एंगल सम प्रॉपर्टी आती है, उसके 4 बराबर टुकड़े करोगे 90 90 के आएंगे। 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी अगर कहती है ट्राइंगल के लिए तो 3 बराबर टुकड़े करोगे तो अपॉन 3 कर दोगे, और कुछ नहीं करा अपन ने। नोट कर लो, अभी क्वेश्चन कराता हूँ इसके ऊपर, तब क्लियर होगा ये, ऐसे क्लियर नहीं होता। यू हैव टू डू सम क्वेश्चंस। हो गया नोट? चलो अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो मैं आपको टेबलर फॉर्म में दे रखा है। क्या क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, सुनना कि भैया वो आपको नंबर ऑफ साइड्स दे देगा, उसके बाद आपको नाम खुद लिखना पड़ेगा, पता होना चाहिए, जैसे कि हेप्टागन सेप्टागन सेम क्या है। सम ऑफ सारे एंगल्स यानी कि इंटीरियर एंगल्स का सबका सम। आपने बोला कि सर 6 साइड्स का पॉलीगन है, उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम बताओ, तो लगाओ फॉर्मूला। ये कैसे आएगा 720 डिग्री, क्या लगाओगे, 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, n माइनस 2 इंटू 180 होता है, यानी कि 180 डिग्री इंटू 4 720 डिग्री। आया निकल के नहीं आया, तुमने कहा आ गया सर। वैसे ही ऑक्टागन का 1080 कैसे आया होगा, 8 माइनस 2 इंटू 180 यानी कि 6 इंटू 180 ऐसे आया होगा। देख लो n माइनस 2 इंटू 180। इंपॉर्टेंट चीज ये है इस टेबल के अंदर, ये वाला कॉलम दिख रहा है, तो n माइनस 2 इंटू 180 से निकाला आपने। अब आगे चलते हैं। अगर फिगर रेगुलर था, इफ इट इज अ रेगुलर पॉलीगन, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो इन सारे एंगल्स के बराबर टुकड़े कितने के होंगे, अपॉन अब n कर दो। इस फॉर्मूले में कुछ नहीं कर रखा, अपॉन क्या कर रखा है मैंने, n कर रखा है। तो 180 अपॉन 3 करूंगा तो कितना आएगा 60 डिग्री। ईच एंगल कैसे निकलेगा, 180 अपॉन 3 से। यहाँ कैसे निकलेगा 360 अपॉन 4 से। यहाँ कैसे निकलेगा 540 अपॉन 5 से। यहाँ कैसे निकलेगा 720 अपॉन 6। n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n है कि नहीं है।
यहाँ कैसे निकलेगा 900 अपॉन 7, यहाँ कैसे निकलेगा 1080 अपॉन 8, ऐसे निकल के आते हैं। तो मैंने आपको जो भी फॉर्मूला बताया था ना n-2 इंटू 180 अपॉन n, वो ये था। अच्छा ये 60 डिग्री तभी निकलेगा जब रेगुलर है, वरना किसी नॉर्मल ट्राइंगल के लिए हम नहीं बना सकते स्केलिन ट्राइंगल के लिए भैया कितना एंगल का आपका हर एंगल निकल के आएगा, कितना मेजरमेंट होगा। मैं तब सिर्फ इतना कह सकता हूँ, ये मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है रेगुलरिटी इरेगुलरिटी पे डिपेंड नहीं करता। चाहे आपका रेगुलर पेंटागन हो चाहे नॉन रेगुलर हो, सारे एंगल का सम तो भैया 540 डिग्री ही आना है। हाँ अगर रेगुलर है तो 540 डिग्री के 5 बराबर टुकड़े हो जाएंगे। नोट करो, ये पूरी टेबल बनानी है, अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा, बड़ा मजा आएगा देखना। सर आपको मजा आता है क्वेश्चंस में, हमें तो नहीं आता। मैंने कहा ऐसे मत बोलो यार, तुम्हें भी आता है। कर लिया क्या नोट? कर लिया। चलो अब क्वेश्चंस की बात करते हैं थोड़ा सा। फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स और 4 साइड्स। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे? वी नो दैट sum of all the interior angles of a polygon having n sides is equals to कितना होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। सही बात है। तो आप देख सकते हो वी नो दैट सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन हैविंग n साइड्स इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180, यानी कि n-2 इंटू 180 डिग्री आपका क्या निकल के आता है? इंटीरियर एंगल सारे के सारे पॉलीगन्स का। अगर ये निकल के आता है तो सर हमें क्या देखने को मिलेगा? आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर n की वैल्यू 3 रखोगे 4 रखोगे तो आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? देखो बच्चों, फर्स्ट पार्ट, इफ n इक्वल्स टू 3 देन सम ऑफ ऑल एंगल्स, अंडरस्टूड है कि मैं इंटीरियर की बात कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू कितना होगा 3-2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री यही होगा। 3-2 1 निकल के आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सेकंड क्वेश्चन क्या है पूछ रहा है आपसे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इफ n इज इक्वल्स टू 4, यानी कि ये ट्राइंगल था, ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है? तो अगर ऐसा है तो आप क्या लिखोगे? इफ n इक्वल्स टू 4 देन sum of all angles is equals to 4-2 into 180 डिग्री, दैट इज कितना होगा? 180 इंटू 2 होगा भाई, 4-2 2 होगा तो 2 इंटू 180 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्या कोई डाउट है यहाँ तक? आप नोट कर सकते हो यहाँ पर कोई भी आपको क्या देखने को नहीं मिलता, रेगुलरिटी या इरेगुलरिटी को इंडिकेट करने वाली बात। यहाँ पर हमको कहीं नहीं पता पड़ रहा है कि हम कौन से ट्राइंगल के साथ डील कर रहे हैं। हो सकता है बिल्कुल स्केलियन ट्राइंगल, हो सकता है राइट एंगल, और कैसा भी हो तीनों का सम तो 180 आएगा ना। तो ये फॉर्मूला है ना, नोट करो, छाप लो इस क्वेश्चन को। सिंपल है ना। तो क्वेश्चंस के बिना क्या फॉर्मूला इजी नहीं, समझ में नहीं आता। तो 3 और 4 का तो आपको याद होना ही चाहिए, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी, और क्वाड्रिलेटरल की तो अपने सिलेबस में होती है, तो अपने को याद होती है, सिलेबस में होती है ना, सिलेबसेस नाम से नहीं होता, प्लूरल नहीं है उसका। तो अपने सिलेबस में 3 और 4 अपने को मिल जाती है, तो याद रहती है n इक्वल्स टू 3 n इक्वल्स टू 4। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे की साइड्स के लिए। n इक्वल्स टू 5 n इक्वल्स टू 6 के लिए बताता हूँ, पेंटागन हेक्सागन। हालांकि वो टेबल मैंने आपको जो बनवाई है आपको पता है ऑलरेडी, आपने नोट कर लिया है, फिर भी निकालेंगे कैसे वो भी दिखा देता हूँ प्रॉपर। इफ n इज इक्वल्स टू 5, वापिस आप वो लाई लिख सकते हो, वी नो दैट फलाना ठिकाना, नहीं पता हो तब भी लिख दो वी नो दैट, है कि नहीं है? इफ n इक्वल्स टू 5 दैट इज पेंटागन, then sum of all इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू कितना होगा? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना होगा? 5-2 इंटू 180
यानी कि 3 इंटू 180 डिग्री यानी कि 540 डिग्री। तो आप देख सकते हो सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना निकल के आएगा, 540 डिग्री निकल के आएगा, है कि नहीं है। यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सेकंड पार्ट की। तो अगर n की वैल्यू 6 होगी बच्चों, यानी कि ये क्या कहलाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज एन हेक्सागन। तो आप देखोगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना होगा बच्चों, n-2 यानी कि 6 - 2 इंटू 180 डिग्री, विच वुड बी 6 - 2 कितना होगा 4, तो 4 इंटू 180 डिग्री विच वुड बी 720 डिग्री। तो हेक्सागन के सारे एंगल्स का सम कितना आता है 720। अब अगर वो रेगुलर है तो मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा, तो एक में हर इंटीरियर एंगल की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। भाई सारे इंटीरियर एंगल्स का सम तो बता ही दिया मैंने, मैं उनकी वैल्यू भी बता सकता हूँ, है कि नहीं है। नोट कर लो, हो गया। चलो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ डेकागन। तो पता होना चाहिए कि डेकागन होता क्या है। डेकागन वो होता है जिसमें n = 10 होता है। तो सबसे पहले तो यही लिखना पड़ेगा अपने को, है ना। वी नो दैट a decagon is a polygon having n number of sides। ऐसा लिख लो, is a polygon having 10 number of sides। तो 10 साइड्स होती हैं किसी पॉलीगन के अंदर, तो उसे डेकागन कहते हैं। तो डेकागन में अगर 10 साइड्स है तो क्या आप सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स निकाल सकते हो। सो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ डेकागन इज इक्वल टू कितना होगा 10 - 2 इंटू 180 डिग्री यानी कि 8 इंटू 180 डिग्री कितना होगा 1620। सर इतना फास्ट कैसे कैलकुलेट करा, क्योंकि मैंने 18 एट्जा नहीं निकाला, मुझे टेबल ही नहीं आती 18 एट्जा की। मैंने क्या निकाला है यहाँ पर बताओ, 18 एट्जा नहीं निकाला है अपन ने निकाला है 1620 नहीं आएगा 1440 आएगा। सॉरी सर, आपने अगेन रट रखा है क्या। मैंने कहा ऐसे ही मान लो, मैंने अगेन 18 एट्जा फिर भी नहीं निकाला है। मैंने 18 टेंजा निकाला जो कि 1800 होता है, फिर 18 टूजा निकाला जो कि 360 डिग्री होगा, वो माइनस किया हुआ है। एक बात और बता दूं कि ये जो 1440 वाला फिगर है, ये फिगर मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं तुम्हें समझाता हूँ रियल लाइफ में इसका कहाँ यूज आता है। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे ना, जो जैसे मेरा वीडियो देख रहे हो तो वहाँ पर क्वालिटीज आती है, 144p होती है, फिर 240 होती है, फिर 360 होती है, फिर यहाँ से क्या 180 के मल्टीपल चलते हैं, फिर 480p आती है ना। 540 भी देखी थी मैंने कहीं पर, बट 720 तो होती है। फिर 1080 आती है सीधा, ये HD होता है ना, ये फुल HD होता है। फिर 1440 आती है, फिर 2550 समथिंग करके आती है, 4K आ जाता है ना। तो इस तरीके से चलता रहता है मामला, इसलिए मुझे थोड़ा सा इस वजह से भी याद है 180 के मल्टीपल्स, वरना आप नेचुरली तो निकाल ही सकते हो। क्या कोई भी डाउट है यहाँ तक, है कि नहीं। अभी हेक्सागन याद है तो मैं हेक्सागन में मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी निकलवाई थी मैं तुम्हें दिखाता हूँ वापस से। 720 डिग्री आई थी वहाँ पर, है ना, देख सकते हो आप। तो 180 4 सा 720, तो 188 सा कितना होगा, इसका डबल कर लो 1440, वैसे भी याद रहेगा। नोट कर लो जल्दी से, है ना। तो डेकागन अब देखो क्वेश्चन ऐसा आता है, तो यहाँ तुम्हें नाम याद नहीं होगा तो दिक्कत आएगी, बट मेरे अकॉर्डिंग मैंने आज तक किसी भी एग्जाम में 11 या 12 साइड्स के पॉलीगन के ऊपर के नाम नहीं देखे जिनका मैंने आपको नाम लिखवा भी रखा है। हो गया नोट, हो गया सर। चलिए ये क्वेश्चन कहता है, ये उल्टा पूछ रहा है, इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, की किसी पॉलीगन के लिए सारे एंगल्स का सम 540 डिग्री। आपको पता है कौन से पॉलीगन की बात चल रही है ना। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन। अप्रोच कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो आप करोगे लेट, अज्यूम कर लेंगे हम, लेट 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 = 4 + 2 = 6 + 2 = 8 + 2 = 16 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 36 + 2 = 48 + 2 =
let the number of sides in the polygon be n। तो आपने बोला कि मान लो एक पॉलीगन में n नंबर ऑफ साइड्स हैं, अगर लेट द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन बी n, अगर n नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन के अंदर है तो आप क्या बोलोगे, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देन sum of all angles of a polygon would be given by, then sum of all angles of the polygon would be कितना होगा, would be n minus 2 into 180 डिग्री। सही बात है। तो आपने बोला कि मान लो जिस पॉलीगन में एंगल्स का सम 540 आता है उसमें n साइड्स हैं, तो अगर n साइड्स है तो हमारे अकॉर्डिंग तो उसका एंगल्स का सम इतना निकल के आना चाहिए, ये हमारे अकॉर्डिंग है, देन सम ऑफ द एंगल्स ऑफ पॉलीगन वुड बी दिस। बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बट दिस सम इज गिवन टू बी 540 degree, but this sum is given to be 540 degree, which implies that n minus 2 into 180 degree is equals to 540 degree। 0 से 0 कैंसिल है ना, 18 से 54 कितनी बार जाएगा, 3 बार, so n minus 2 is equals to 3, implies that n equals to 5। So the given polygon has, find the number of sides in the polygon, so the polygon has 5 sides। तो आप लिख सकते हो, so the polygon has 5 sides। समझ रहे हो, तो आप देख सकते हो 5 साइड्स का पॉलीगन। आपको पता है पेंटागन का क्या था, एंगल सम प्रॉपर्टी दिया हुआ था, ये नोट कर लो जल्दी से। अब तो सेंस बना रहा है ना भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी इंटीरियर की एक्सटीरियर की दोनों की, बिल्कुल बना रही है सर, मैंने कहा बनाएगी, मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे थोड़ी है। चलो, if the sum of the measures of the interior angles of a polygon is 1620 degree, find the number of sides in the polygon। सेम चीज है, let the number of sides be n। let the number of sides in the polygon be n। तो आपने बोला मान लो पॉलीगन में क्या है, n नंबर ऑफ साइड्स है क्या नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, सो sum of all interior angles of the polygon would be n minus 2 into 180 डिग्री, है क्या नहीं है। तो आप देख सकते हो कि अगर ऐसा है तो आपने कहा पॉलीगन में n साइड्स हैं, तो आप देख सकते हो सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा पॉलीगन में, n minus 2 into 180 डिग्री। अगर सर ऐसा है, इफ द सम ऑफ ऑल एंगल्स इज n minus 2 into 180 डिग्री, तो आपके अकॉर्डिंग ऐसा आ रहा है, क्वेश्चन तो हमसे कहता है कि 1620 डिग्री आ रहा है, मैंने कहा दोनों झूठ नहीं बोल रहे हो, आप तो फॉर्मूला के बेसिस से बता रहे हो, तो आप तो सही हो, और क्वेश्चन भगवान है, क्वेश्चन अगर कह रहा था वो भी गलत नहीं है। बट तो आप क्या लिखोगे, बट दिस सम इज गिवन टू बी 1620 डिग्री। अब आप कह रहे हो इतना होगा, क्वेश्चन कह रहा है इतना होगा, दोनों ही अगर सही कह रहे हो तो दोनों इक्वल है, implies that n minus 2 into 180 डिग्री is equals to 1620 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, 18 9 जा होता है 162 डिग्री, तो n की वैल्यू कितने निकल के आएगी, 9 प्लस 2 यानी कि 11। भाई n माइनस 2 9 आ रहा है ना, 180 जोड़ के देख लो, अगेन 180 10 जा 1800 पे से 180 माइनस करोगे तो 1620 आएगा, तो 9 टाइम्स आ रहा है, तो n माइनस 2 9 आया तो n की वैल्यू 11 आई। तो आप क्या देख सकते हो, सो द गिवन पॉलीगन हैज 11 साइड्स।
सही बात है। तो आप देख सकते हो कि आपका जो गिवन पॉलीगन है उसमें कितने नंबर ऑफ साइड्स होंगी बच्चों? इट विल हैव 11 नंबर ऑफ साइड्स। क्या यहां तक की कहानी समझ में आई? आपने कहा बिल्कुल आई सर। तो नोट करो, आ गई तो कर लिया, चले आगे। चलो सर, ये क्वेश्चन कहता है इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा है। रेगुलर पे उतर के आ गया तो भाई एक रेगुलर पॉलीगन तो सारे एंगल 135 डिग्री के ही होंगे। अगर एक एंगल रेगुलर पॉलीगन का 135 है तो सारे ही 135 के हैं। वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, n मान लो, है कि नहीं है ना? आपने बोला कि सर n मान लेते हैं। एक सेकेंड, हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। चलिए तो हम देखते हैं। Let the number of sides in the polygon be n। तो आप क्या बोलोगे? Since the polygon is regular, लिखना कैसे एग्जाम में वो बता रहा हूं। Since the polygon is regular, so अगर पॉलीगन रेगुलर है so measure of each interior angle of the पॉलीगन इज कितना होगा? आपको पता है n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n, यही आता है कि नहीं है? मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन कितना आएगा? n-2 इंटू 180 अपॉन n, बट दिस इज गिवन टू बी, बट इट इज गिवन टू बी 135 डिग्री, यही दिया हुआ है। तो आप क्या लिखोगे? दिस इंप्लाइज दैट n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। भाई ये होना चाहिए ना हर इंटीरियर एंगल, पर कितने का आ रहा है? इतने डिग्री का, है कि नहीं है? आपने बोला कि सर सही बात है। दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वेट करना पड़ेगा। अब क्या करें सर? कैलकुलेशन करते हैं। तो n-2 तो यहीं रहने दो, तो n-2 इंटू 180 डिग्री, n क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 135 n हो जाएगा। सही बात है। आपको पता है 180 और 135 दोनों 45 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। सर 45 4 जा, 45 3 जा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू n-2 इज इक्वल्स टू 3n, है ना? आपने कहा सर 4 इंटू n-2 इज इक्वल्स टू 3n, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4n माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3n, तो 4n 3n को लेफ्ट में लेके आऊंगा तो 3n, माइनस 8 को राइट में लेके जाऊंगा तो यहाँ से मिल जाएगा n इज इक्वल्स टू 8। तो आप देख सकते हो देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो आपने बोला कि टोटल क्या होगी सर? 8 साइड्स होंगी किसी भी पॉलीगन के अंदर, है ना? किसी भी नहीं, इस पॉलीगन के अंदर। ये रेगुलर फिगर है इसलिए 8 साइड के पॉलीगन का हर इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है? 135 डिग्री का। इसकी आप एंगल सम प्रॉपर्टी भी निकाल सकते हो कि 8-2 इंटू 180 यानी कि 6 इंटू 180, तो कितना निकल के आएगा? 1080 के आसपास आएगा। तो आपके 8 साइड्स वाले क्या बोलते हैं पॉलीगन के 8वां एंगल का सम कितना आता है? 1080 आता है। और हर इंडिविजुअल एंगल कितना होगा? 135 डिग्री का। सही भी बात है। तो 8 एंगल 800 डिग्री के, 35 इंटू 8 कितना होता है बच्चों? 35 इंटू 8 होता है आपका 280 डिग्री होता है। तो 800 और 280 1080 आ रहा है कि नहीं है? वैसे नोट कर सकते हो। छापो जल्दी से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी दबाओ, है कि नहीं है? छापे बिना नहीं रहना अपने को। चले? आपने कहा चलिए सर। If each interior angle of a regular polygon is 108 डिग्री then find the। अच्छा बच्चों, अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं ना तो स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेरा तो काम है वन शॉट पढ़ा रहा हूँ, तो वन शॉट का मतलब ये नहीं होता कि घास काटनी है। अभी तो ये वन शॉट तो क्या है, टॉपिक वाइज हो रहे हैं। पॉलीगन हो गया, एलसीएम से 2-3 घंटे में मैक्सिमम पूरा ही हो जाता है खत्म। मैं अब डालूंगा प्रॉपर हर क्लास का, 9th का, 10th का, 9th से लेकर 12th की जितनी भी मैथ्स में जो कुछ भी हो सकता है ना, जेई मेंस हो गया, एडवांस्ड हो गया, बोर्ड लेवल हो गया, एनटीएस हो गया, आईएमओ हो गए, ओलंपियाड्स हो गए,
मैं सबका पूरा प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं एनसीईआरटी से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे 3-4 महीने बाद बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं, राइट। 9 से लेकर 12 तक जितने चैप्टर्स मुझसे हो पाएंगे, मैंने कहा ना मैं अकेला हूं, मैं कोई किसी के और सहारे नहीं चल रहा हूँ। तो प्रॉपर तरीके से वन शॉट लेक्चर डालूंगा। जैसे मान लो 12th का कोई चैप्टर है, चैप्टर 10 हो गया, या 10th का कोई चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री हो गया, 9th का रियल नंबर, कुछ भी हो गया, एक चैप्टर को उठाऊंगा पूरा डिटेल के अंदर, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा थ्योरी के साथ, पूरे एनसीईआरटी के सारे सॉल्व एग्जांपल, एनसीईआरटी पूरी अनसॉल्व जो भी है पूरी की पूरी सॉल्व कराऊंगा प्रॉपर एनसीईआरटी। बाकी की जो रिफ्रेशर से आर डी शर्मा, अग्रवाल, उसकी भी अपन बात नहीं करने वाले। उस पूरे लेक्चर के अंदर पूरा डिटेल में, अगर मान के चलो कि अगर आप वो चैप्टर पढ़ रहे हो, मेरे से पढ़ रहे हो, तो आपको पूरा 8 या 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स 12th क्लास का चैप्टर है। मैंने एक बार ये मैराथन क्लास ली थी जब मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा था, तो आप मानो 6-6 घंटे की 3 क्लासें लगी थी। 3 क्लासें 6-6 घंटे की, 3 संडे, हर संडे को लेता था मैराथन क्लास, तो 6-6 घंटे की 3 संडे मेरे गए थे, तब जाके एओडी पूरा स्क्रैच से, उसमें जो 5 टॉपिक होते हैं, रेट मेजरर वगैरह, वो खत्म हुआ था। 12th का टॉपिक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बता रहा हूँ। तो 18 घंटे, तो ऑनलाइन में ये होता है कि 18 घंटे बच्चे सवाल भी पूछते हैं, इसलिए तो ऑनलाइन में 12 से 13 घंटे वो जाएगा। तो मेरा वन शॉट लेक्चर्स उनके भी आएंगे। मैं इस पूरे चैनल के ऊपर मैं वो कचरा नहीं करने वाला हूँ कि एक लेक्चर डाल रहे व्यूज के लिए, वो नहीं होगा कि एक चैप्टर में 12 टुकड़ों में उसको तोड़ दिया आ रहे हैं। मैं वैसा नहीं करने वाला हूँ। मैं 6 घंटे, 7 घंटे का, 8 घंटे का ही आपको लेक्चर मिलेगा। मेरी तो कोशिश ये कि 1 घंटे से नीचे कुछ मिले ही नहीं आपको पढ़ने वाला वीडियो। बाकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस हैं, सजेशन वीडियोस हैं, वो सब तो फिर आपको जितना उनकी लेंथ होती है उतना बनता ही है। तो ये ध्यान रखना, वो वीडियोस भी आपको देखने को मिलने वाले हैं बहुत जल्दी। 9 से लेकर 12 तक मैं 8th की मैथ्स को भी टच नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों नहीं कर रहे हो सर? क्योंकि देखो 8th में एनसीईआरटी बहुत सारे स्कूल्स फॉलो नहीं करते, बहुत सारे अपनी प्राइवेट बुक चलाते हैं, बट 9 से 12 का आपका सिलेबस सीबीएसई में एनसीईआरटी का ही चलता है, तो ध्यान रखिएगा। आई होप आपको यहाँ तक कहानी समझ में आ रही होगी। आ रही है तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, अगर ये आते हैं तो आगे बढ़ो, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में जाओ। तो अब देखते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पर, if each interior angle of a regular polygon is 108 degree, then find the number of sides in the polygon। है कि नहीं है? तो अब क्या करोगे सर? लेट करोगे, अज्यूम करोगे, let the number of sides in the polygon be n। तो आपने मान लिया कि भाई पॉलीगन्स में कितनी साइड्स है, n साइड्स है। तो आपने बोला, तो फिर आपने कहा हर इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का, 108 डिग्री का। बट अगर किसी पॉलीगन में n है और पॉलीगन रेगुलर है, भाई पॉलीगन रेगुलर है ना, तो रेगुलर पॉलीगन के हर इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? आपने बोला कि सर सिंस द पॉलीगन is regular, so measure of each interior angle of the पॉलीगन इज कितना होगा? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n, यही निकल के आएगा। हर इंटीरियर एंगल का मेजर जो होगा रेगुलर पॉलीगन का यही होता है ना, n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n। सही बात है। तो अगर सर यही आपका मेजरमेंट है तो ये कितना गिवन है? बट इट इज गिवन टू भी कितना दिया हुआ है बच्चों? 108 डिग्री दिया हुआ है। तो अब क्या करोगे सर? आप कह रहे हो कि भाई अगर एन साइड का कोई रेगुलर पॉलीगन है तो उसका हर इंटीरियर एंगल इतने डिग्री का होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी अपॉन एन, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, है ना। और हम कह रहे हैं कि भाई क्वेश्चन ने दिया हुआ है 108 डिग्री, दोनों गलत नहीं बोल रहे हो, तो इक्वेट कर देंगे। तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 108 इंटू एन। सर 9 की टेबल से काटूं? मुझे नहीं पता क्योंकि किससे डिवाइड हो रहे हैं। तो 9 की टेबल से 20 टाइम्स आएगा, ये 9 की टेबल से 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, तो 12 टाइम्स आएगा। फिर ये 2 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, 4 की टेबल से कर लेता हूँ, तो ये 4 5 जा 20, 4 3 जा 12। तो आई कैन राइट 5 इंटू एन माइनस 2 इज इक्वल टू 3n। ये निकल के आएगा। अगर ये निकल के आएगा तो 5 इंटू एन इज 5n, 5 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 10, 3 इंटू एन 3n। 3n को लेफ्ट में लेके आऊंगा तो इट विल बिकम नेगेटिव
-10 को राइट में लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज करना टर्म्स को, है कि नहीं। तो 5n - 3n 2n इज इक्वल टू 10, तो n की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 5, यानी कि रेगुलर पेंटागन। तो नंबर ऑफ साइड्स इसको क्या बोलेंगे, दैट इज पेंटागन, तो ये रेगुलर पेंटागन होगा। सो अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो पूरा लास्ट में सॉल्यूशन लिख के आना। सो number of sides in the polygon is equals to 5। तो 5 साइड्स होंगी आपके पॉलीगन के अंदर। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल समझ में आ रही है सर। सो नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन इज इक्वल्स टू 5। नोट कर लो जल्दी से। हो गया? हो गया सर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले हम ये देख लें कि एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। अब सर देखो इंटीरियर एंगल्स में हमने देखा था, मैं रिकॉल कर दूं जितने फॉर्मूला मैंने पढ़ाए अभी तक। पहला फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी भी n साइड वाले पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होता है, n × n - 3/2। फिर हमने पढ़ाया था किसी भी n साइड वाले पॉलीगन में ट्राइंगल कितने होते हैं, n - 2। फिर हमने ये देखा कि सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है n साइड वाले पॉलीगन में, n - 2 × 180 डिग्री। अगर वो पॉलीगन रेगुलर तो हर इंटीरियर एंगल कितने का होता है, n - 2 × 180 होल अपॉन n। अब एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं। ये बड़ा सिंपल है सर, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तुमने कहा सर पागल हो गए क्या, क्या बोल रहे हो आप, ये है इररेस्पेक्टिव? पूरा का पूरा चैप्टर में तो आप n घुसेड़ रहे हो, हर जगह तो आप ये बात कह रहे हो कि नंबर ऑफ साइड्स पे डिपेंड करता है, यहाँ आप ये कह रहे हो कि नंबर ऑफ साइड पे डिपेंड ही नहीं करता। मैंने कहा एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि आपका नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कि भाई आपके एंगल, आपके जो ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, कितना भी n हो, n की वैल्यू 6 हो, 7 हो, डेकागन हो, 2 डेकागन हो, उसके बाहर के एंगल्स का सम 360 आएगा। तुमने बोला कि इसका तो ये मतलब निकल के आया कि ट्राइंगल में तो 3 ही इंटीरियर है तो 3 ही एक्सटीरियर एंगल होंगे, उनका सम भी 360। मैंने कहा हाँ। क्वाड्रिलेटरल में तो 4 होते हैं एक्सटीरियर, उनका सम भी 360, तो मतलब हर एंगल तो और छोटा हो गया। मैंने कहा ऑब्वियसली। तो तुमने बोला कि इसके हिसाब से तो हेक्सागन में 6 एक्सटीरियर एंगल होते हैं, 6 इंटीरियर तो 6 एक्सटीरियर, तो हर सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360, तो हर एक्सटीरियर एंगल और छोटा हो गया। मैंने कहा बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा हूं कि जैसे जैसे आपका n बढ़ता जाएगा, भाई मैंने तो कह दिया कि n पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ रही है तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स भी बढ़ रहे हैं, पर उनका सम कांस्टेंट है। समझ रहे हो मेरी बात को? भाई आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है पर मैं आपको रोज 100 रुपए ही दे रहा हूं, तो हर बंदे को अब कम कम पैसे मिलेंगे, यही समझो। तो सर्कल आते आते तो एक्सटीरियर एंगल 0 हो जाता है। समझ रहे हो, ये वाली बात है। तो एक्सटीरियर एंगल छोटे होते चले जाएंगे। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 एक्सटीरियर एंगल है, ये अजीब सा ट्राइंगल है, स्केलिन ट्राइंगल, ना ही राइट एंगल है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, कोई मैं पैटर्न नहीं बता रहा हूँ, मैं तो कोई जनरल ट्राइंगल ले रहा हूँ। तो 3 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। एक्सटीरियर एंगल बनाना बताया था, साइड को एक्सटेंड करो, साइड एक्सटेंड करने के बाद जो कॉन्जिक्यूटिव दूसरी साइड है उसकी और एक्सटेंडेड साइड के बीच में जो एंगल है वही एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। तो तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री है ना। अगर ये रेगुलर फिगर होगा तो एक्सटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट सेम आएगा, तो 120 120 120 के। अरे दिमाग लगाओ, अंदर के 60 60 60 के होते हैं ना इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो बाहर के 120 120 120 के नहीं होंगे क्या? है तो ये लीनियर पेयर ही। तुमने कहा हाँ सर। तो अभी इक्विलेटरल ट्राइंगल में 120 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल मिल रहा है, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल में 4 क्या होंगे एक्सटीरियर एंगल, अभी चारों मिलके 360 डिग्री बना रहे हैं, तो चारों का मेजरमेंट कम कम हो जाएगा ना। अब मान लो ये स्क्वायर होता, तो स्क्वायर तो रेगुलर होता है, रेगुलर होता है तो चारों एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट सेम होता है। तो चारों एंगल का मेजरमेंट अगर सेम है और चारों मिलके 360 डिग्री बना रहे हैं, तो हर एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का। इसके इक्विलेटरल वाले वर्जन में 120, उसके में 90, हो गया कम, पेंटागन में और कम हो जाएगा, क्योंकि वो बनना 360 डिग्री है पर बनाने वाले ज्यादा हो रहे हैं ना अब, तो सब लोग कम कम बना के देंगे तब भी काम हो जाएगा। हो रही है नहीं हो रही बात? हाँ। अब अगर ये रेगुलर है, भाई ये तो रेगुलर इरेगुलर पे डिपेंड नहीं कर रहा, बट अगर रेगुलर है और तुम्हें निकालना है कि एक्सटीरियर कितना है, तो अपॉन n कर दो, वही वाला काम करना है जो इंटीरियर में करना है। फॉर अ रेगुलर पॉलीगन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज सेम, ये तो आपको पता ही है, पर हर एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सेम होता है।
which is given by 360 degree upon n, where n is the number of sides in the polygon. सही बात है भाई. इंटीरियर एंगल्स n माइनस टू इंटू 180 बन गए. अब बनाने वाले अगर n है और सबने सेम बनाया तो अपॉन n कर दिया, सबकी वैल्यू आ गई. बनाने वाले अगर n एंगल्स है और रेगुलर की वजह से सारे के सारे एंगल सेम है तो अपॉन n कर दो, मिल जाएगा. यहाँ पे तो ये करवा रहा था अभी मैं. एग्जांपल देख लो, जैसे कि ये क्या है, रेगुलर पेंटागन है ना. हर इंटीरियर एंगल 108 डिग्री का है. तो एक एक्सटीरियर एंगल अगर 72 डिग्री का निकल गया, 72 का आएगा ना, लीनियर पेयर है ना ये, 180 डिग्री पूरा है कि नहीं है. इसकी बात कर रहा हूँ यार, ये 180 डिग्री है ये तो 180 है. तो आप देख लो 108 डिग्री तो इंटीरियर एंगल बन रहा है. तो 72 क्या बनेगा, एक्सटीरियर. एक बार 72 आ गया तो x y z v w सबके सब क्या होंगे, पांचों के पांचों एक्सटीरियर एंगल होंगे. पांचों के पांचों क्या होंगे, पांचों के पांचों ही 72 डिग्री के निकल के आने वाले. समझ में आ रही है मेरी बात. तो आप देख सकते हो पांचों का सम कितना आ रहा है, 360 डिग्री, और पांचों कितने आ रहे हैं, बराबर. कैसे आए, 360 डिग्री अपॉन 5 से. ये 72 डिग्री कैसे आया, इट इज कैलकुलेटेड एज n, जो कि यहां पर क्या होगा, सही बात है. तो 360 डिग्री अपॉन 5 अपन ये लगाएंगे बच्चों. तो आप देख सकते हो 360 डिग्री अपॉन 5, वहीं से क्या निकल के आएगा आपका 72 डिग्री. तो ये रेगुलर इरेगुलर वाली कहानी भी समझ में आ गई होगी कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स को कैसे क्या करती है, अफेक्ट करती है. नोट कर लो जल्दी से. हो गया भाई नोट. चलो अब क्वेश्चंस की बात कर लें थोड़ी सी. फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगन व्हेन द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 45 डिग्री. आपने बोला कि सर लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी n. आपने बोल लिया कि मान लो पॉलीगन में n साइड है. अब रेगुलर पॉलीगन है n साइड का, तो आपको पता है एक्सटीरियर एंगल का सम कितना निकल के आता है, 360 डिग्री. और अगर रेगुलर पॉलीगन है तो ईच एक्सटीरियर एंगल, हर एक्सटीरियर एंगल कितने का आएगा, 360 डिग्री अपॉन n. उसको इक्वल कर देंगे अपन किसके, 45 के. सो मेजर ऑफ ईच, तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल of the polygon is equals to 360 degree upon n. क्यों बच्चों, because it is regular. तो तरीके बता रहा हूं, चाहो तो ब्रैकेट में लिख के आओ, अलग से दिखाना हो तो, वरना स्टेटमेंट में इंटीग्रेट करो कि since the polygon is given to be regular, therefore measure of each exterior angle of the polygon would be given by 360 degree whole upon n. समझ में आ गई मेरी बात. लेकिन बच्चों क्या है, इट इज गिवन टू बी. आप क्या लिखोगे, बट इट इज गिवन टू बी, कितना, 45 डिग्री. सो 360 डिग्री अपॉन n इज इक्वल्स टू 45 डिग्री. सही बात है. आपने कहा बिल्कुल, which implies that n की वैल्यू कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 360 डिग्री अपॉन 45. अब 45 की टेबल में 360 कितनी बार आता है, आपने कहा हमको पता नहीं है सर. तो 3 से डिवाइड कर लो, 3 से करोगे तो ये हो जाएगा 120 टाइम्स, दिस विल बी 15 टाइम्स. अब तो पता ना कि 15 8 जा 120 होता है. सो द गिवन पॉलीगन हैज 8 साइड्स. सही बात है. तो आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर. तो हमारे दिए गए पॉलीगन में कितनी साइड्स होंगी बच्चों, 8 साइड्स होंगी. नोट कर लो जल्दी से.
हो गया नोट? आपने कहा बिल्कुल हो गया सर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगन व्हेन द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। सर सेम चीज है, क्या लिखोगे? डायरेक्ट लिखना सीखो अब। हेयर एन हेयर 360 डिग्री अपॉन एन is equals to 60 implies that n is equals to 360 अपॉन 60 यानी कि 6। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी निकल के आई? 6 निकल के आई। तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री है, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी? 6 होंगी। सो द रेगुलर पॉलीगन having each exterior angle of measure 60 degree has 6 साइड्स। तो आप बोल सकते हो सो एक रेगुलर पॉलीगन जिसके अंदर क्या हो, हर एक्सटीरियर एंगल सेम मेजर 60 डिग्री का हो, उसमें कितनी साइड्स होंगी बच्चों? 6 साइड्स होंगी। आई होप आपको यहाँ तक कहानी समझ में आ रही होगी, है ना? तो आप देख सकते हो अपन को फॉर्मूले का यूज भी आ गया, फॉर्मूला भी पता पड़ गया और अपने को ये भी समझ में आ गया कि सर कहाँ रेगुलर है कहाँ इरेगुलर है, तो उस हिसाब से एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स का मेजर कैसे चेंज होगा। नोट करो जल्दी से। हो गया? चलिए अब अपन बात करते हैं किसके बारे में कि सर द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन आर, द एक्सटीरियर एंगल्स, ये क्या है? टाइपिंग मिस्टेक, एक्सटीरियर आएगा क्योंकि एंगल्स बोल दिया ना बनने, है कि नहीं? ग्रामर भी तो कोई चीज होती है यार। द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन आर m+5 डिग्री, 2m+3 डिग्री, 3m+2 डिग्री, 4m+1 डिग्री, 5m+4 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तुमने कहा तो खतरनाक क्वेश्चन है। मैंने कहा बहुत इजी है। देखो वो कह रहा है कि भैया पेंटागन है, अब सीधी सी बात है पेंटागन रेगुलर तो नहीं है क्योंकि पांचों एक्सटीरियर एंगल अलग अलग आ रहे हैं भाई के। भाई क्या कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन आर दीस, तो 5 अलग अलग एक्सटीरियर एंगल्स निकल के आ रहे। भाई एम की कोई वैल्यू निकालनी है, निकाल लोगे तो सबको अलग अलग आएगा ना। m+5 कुछ अलग होगा, m2m+3 कुछ अलग होगा। तो आपने बोला कि पांचों एक्सटीरियर एंगल अलग अलग है सर, कैसे निकालूं? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सम तो तुम्हें पता है ना। देखो क्या लिखोगे? इट इज गिवन दैट exterior angles of a पेंटागन आर, क्या क्या होंगे एक्सटीरियर एंगल्स? आपने बोला m+5 डिग्री, 2m+3 डिग्री, 3m+2 डिग्री, है ना? हाँ, तो 3m+2 डिग्री। इसके अलावा क्या दिया हुआ है? 4m+1 डिग्री, और लास्ट में क्या दिया है अपने को? 5m+4 डिग्री, है कि नहीं है? तो आपने बोला सर m+5 डिग्री, 2m+3, 3m+2, 4m+1 और 5m+4 डिग्री, ये 5 एंगल दिए हैं। तो आप क्या लिखोगे? वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बच्चों? वी नो दैट sum of all exterior angles of a पेंटागन इज इक्वल टू कितना होता है? 360 डिग्री। सर टेक्निकली बोलूं तो पेंटागन आना चाहिए क्या यहाँ पर? बस मेरा यही क्वेश्चन है तुम लोगों से
क्या इस स्टेटमेंट में वी नो दैट सम ऑफ ऑल एक्सटेंडेड एंगल्स ऑफ पेंटागन आएगा क्या? तुमने बोला कि सर अगर आप क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो ठीक है, बट यहाँ पर पेंटागन गलत है। क्यों है? ऑफ अ पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन के लिए होता है ना, सम ऑफ ऑल एक्सटेंडेड एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, इंप्लाइज दैट इस केस में भी क्या होगा, m+5 प्लस 2m प्लस 3 प्लस 3m प्लस 2 प्लस 4m प्लस 1 प्लस 4m प्लस 1 प्लस 5m प्लस 4 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। देख सकते हो आप पांचों एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा बच्चों, आपका 360 डिग्री निकल के आएगा। सो यू कैन राइट m प्लस 2m प्लस 3m, m प्लस 2m 3m, 3m प्लस 3m 6m, 6m प्लस 4m 10m, 10m प्लस 5m 15m प्लस 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 4 15 is equals to 360 degree, implies that 15m is equals to 360 डिग्री माइनस 15 यानी कि 345 डिग्री। सही बात है। तो 15m क्या है, 345 डिग्री है। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बच्चों, 345 डिग्री अपॉन 15 कितना निकल के आएगा। 5 के टेबल से काट के देखते हैं सबसे पहले। तो 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 5 9 ज़ा 45, 69 अपॉन 3 कितना आएगा बच्चों, 23। तो m की वैल्यू कितनी निकल के आई, 23। अब अगर m की वैल्यू निकल गई तो अभी भी सॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ। भाई ने अपन से पूछा है कि हर एंगल का मेजरमेंट निकालिए, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो आप निकाल सकते हो। सो फर्स्ट एंगल इज इक्वल्स टू m प्लस 5 डिग्री यानी कि 23 प्लस 5 कितना आएगा, 28 डिग्री। पांचों एंगल अलग अलग आ रहे हैं ना। सेकेंड एंगल क्या होगा, सेकेंड एंगल इक्वल्स टू 2m प्लस 3 यानी कि 2 इंटू 23 प्लस 3 यानी कि 46 प्लस 3 यानी कि 49 डिग्री। सही बात है ना। 2m प्लस 3, 2 इंटू 23 प्लस 3 यानी कि 46 प्लस 3 यानी कि 49 डिग्री है कि नहीं। इतना नोट करो, फिर अपन आगे बाकी के तीन एंगल्स भी निकालते हैं। तो फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल आ गया, m की वैल्यू निकालनी आई। तो आपको क्या इस तरीके के क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल में भी आते हैं। आपको चार अलग अलग एक ही वेरिएबल के टर्म्स में एंगल दे देगा, फिर बोल देगा कि भाई क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं तो वैल्यू निकालो। तो भाई वहां पर भी चारों एंगल का सम 360 कर देना। मान लो x या m जो भी वेरिएबल दिया है वो मिल जाएगा, फिर आप वैल्यू पुट कर करके आंसर निकाल लो। तो दोनों तो इसको नोट करो, फिर अपन अब अगला चलते हैं जिसमें अपन बाकी के तीनों एंगल्स भी निकालेंगे। हो गया भाई नोट। चलो तो फर्स्ट एंगल आ गया 2m प्लस 3, सेकेंड एंगल आ गया। थर्ड एंगल की बात करते हैं। थर्ड एंगल इज इक्वल्स टू 3m प्लस 2 यानी कि 3 इंटू 23 प्लस 2 यानी कि 69 प्लस 2 यानी कि 71 डिग्री है कि नहीं है, 71 डिग्री। फोर्थ एंगल कितना निकल के आएगा, फोर्थ एंगल इक्वल्स टू 4m प्लस 1 यानी कि 4 इंटू 23 प्लस 1। तो 23 4 से कितना होता है, 46 2 जा यानी कि 46 92 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो। तो 92 प्लस 1 यानी कि 93 डिग्री। सही बात है। और बाकी का आपका फिफ्थ एंगल निकालते हैं। फिफ्थ एंगल कितना दिया हुआ है बच्चों, 5m प्लस 4 यानी कि 5 इंटू 23 प्लस 4 यानी कि 23 5 से कितना होता है, 92 प्लस 23 यानी कि 115 प्लस 4। तो ये निकल के आएगा 119 डिग्री।
इन सब का सम करके देख लो इन तीनों का और बाकी के दोनों एंगल का 360 डिग्री निकल के आएगा, आना ही पड़ेगा, मैंने निकाला है, ऐसे थोड़ी है। समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करो नीचे, मुझे टाइम मिलेगा तो ऑब्वियसली रिप्लाई दूंगा। क्योंकि देखो यार, मैं एक बात है ना प्रैक्टिकल बात करता हूँ, तुम लोग के साथ नोट कर लो पहले इसको, वीडियो को पॉज करके कर लिया, 3 2 1। बाकी जगह तुम कहाँ भी पढ़ रहे हो मुझे मतलब नहीं है, बाकी लोग यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। सब लोग अलग अलग लेक्चर्स बहुत सारे निकालते हैं एक ही टॉपिक के मल्टीपल पार्ट्स में, ताकि उनको डेली शूट करने वाले भी लोग हैं वो गलत नहीं है अपनी जगह, बट क्योंकि मल्टीपल वीडियोस होते हैं तो मल्टीपल कमेंट्स होते हैं, हर वीडियो पे जाके कमेंट करना मतलब बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। फिर जो बंदा 9 से 12 की पूरी मैथ्स लेने की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी लोग भी करते हैं, तो बहुत सारे मल्टीपल वीडियोस होते हैं, तुम दिमाग लगाओ। अगर एक एनसीईआरटी में 12 13 14 चैप्टर्स के आसपास होते हैं, चारों क्लासेस के मिला के लगभग मैंने जोड़े थे 50-55 चैप्टर्स बैठ रहे हैं, 55 वीडियोस अलोन। अगर मैं वन शॉट भी बनाता हूँ ना हर सब्जेक्ट का, एक ही लेक्चर 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे जितने का भी जाए, 55-60 वीडियोस तो वही हो जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? वही उसके बाद ऐसे जो कंसेप्चुअल वीडियोस, जैसे क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर मेरा वीडियो है, लाइंस एंड एंगल्स का मेरा वीडियो है, जितने भी तरह के एंगल्स हो सकते हैं, राइट एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, है ना, और लाइंस और एंगल्स भी उसमें इंक्लूड कर रखे हैं मैंने कि भाई इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर कब बनते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग कब बनते हैं, एक्सटीरियर कब बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं, को इंटीरियर क्या होता है, सब बता रखा है। ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइंस, नॉन पैरेलल लाइंस, ऐसा एक वीडियो है। एलसीएम एचसीएफ के ऊपर वीडियो है। पॉलिनोमियल का एक जनरल वीडियो जो 8 से लेकर 12 तक कोई भी बच्चा देख सकता है। समझ रहे हो? लीनियर इनइक्वालिटी पे एक जनरल वीडियो, चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ कि इनइक्वालिटी होती क्या है, एक बिल्कुल जनरल वीडियो हो गया। तो इस तरीके के मेरे बहुत सारे कंसेप्चुअल वीडियोस भी आएंगे 3-3 4-4 घंटे के, 2-2 घंटे के, जैसे कि ये लेक्चर है। तो आप देख सकते हो कि भैया अपन मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे वीडियोस की क्वांटिटी 100 के ऊपर तो वैसे ही जा रही है। तो मैं वीडियो फिर भी इतना बल्क में वीडियो नहीं बना रहा हूँ, एक लंबा वीडियो बना रहा हूँ तब भी 100 वीडियोस जा रहे हैं। समझ रहे हो? तो रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए एक वीडियो बना रहा हूं। तो आप जरूर कमेंट करें भाई, मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं रिप्लाई करूंगा, नहीं मिलता तो आप लोग आपस में करो, बट करो कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ मैं समाप्त कर सकता हूं हमारे टॉपिक को, पॉलीगन को। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि पॉलीगन क्या होता है। बिल्कुल स्क्रैच से लेके उठाया था मैंने टॉपिक, डेफिनेशन से लेके डायग्राम से, और मैं इसको एडवांस लेवल तक लेके आया हूँ पूरे क्वेश्चंस के साथ। ओलंपियाड में जिस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिस तरह के टॉपिक्स पे क्वेश्चन आते हैं, मैंने सब डिस्कस करे हैं। अब इस लेक्चर की एंड में मैं आपको एक कोट के साथ छोड़ना चाहूंगा, एंड द कोट इज, मैथ्स इज लाइक गोइंग टू जिम फॉर योर ओन ब्रेन, इट शार्पन्स योर माइंड। ये मेरा पर्सनल बहुत फेवरेट कोट भी है, मैं वही कोट लेके आता हूँ जो मेरे फेवरेट है। ऑब्वियसली आपके फेवरेट होंगे, वो आप कमेंट करना, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज है। बचपन में शायद सीवी रमन के ऊपर हमारा एक चैप्टर था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ सीवी रमन था, मुझे नहीं पता नहीं कौन से साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट थे। हमने हिंदी में उनके बारे में पढ़ा था, उसमें लिखा जाता था कि वो सुबह उठते ही ना सुबह 6 से 9 मैथ्स लेके बैठ जाते थे और बहुत सारे क्वेश्चंस करते थे, ठीक है। क्यों पता है? क्योंकि उनको ये लगता था कि मैथ्स को जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उससे दिमाग शार्प होता है, और अब तो ये प्रूव्ड भी है, ये बात है कि नहीं है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो, आप नए नए अप्रोच ढूंढते हो, आपका माइंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनता जाता है। तो आप जिम की तरह मैथ्स को समझे, जितना ज्यादा जाओगे उतनी बॉडी बनेगी, बल्कि बॉडी बनेगी, है कि नहीं है। तो उसी तरीके से आपका माइंड होता है, आपका माइंड शार्प होता जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बच्चों अगर यहाँ तक बात समझ में आई तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर टिल एंड। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो यार, मैं इतने डिटेल में वीडियो लेके आ रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है इतने कंटेंट, इतनी स्लाइड्स प्रिपेयर करने में। मेरी कोई टीम नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ, ना एडिटिंग की टीम है, ना शूटिंग की टीम है, ये स्टूडियो भी खुद से सेटअप किया हुआ है कि नहीं है। ना मेरे पास क्या है, ना मेरे पास कंटेंट बनाने की टीम है। टाइपिंग एरर भी हुआ तो मेरी गलती है, कई फिगर उधर है तो भी मेरी गलती, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप नोटिस करें कि मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है, वीडियो बहुत लंबे लंबे बनेंगे, डिटेल में बनेंगे, बेसिक बनेंगे, एडवांस भी बनेंगे। समझ में आ रहा है? आपका सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करने के लिए आप 3 काम कर सकते हो। पहला तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। दूसरा वीडियो को लाइक करो, और तीसरा जिन दोस्तों को जरूरत है उनके साथ शेयर भी करो, अपने ग्रुप्स में शेयर करो, स्कूल के ग्रुप्स में करो। एग्जाम की एक रात पहले किसी को नहीं आता है, एक रात पहले पढ़ने लायक तो वैसे वीडियोस नहीं है, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए नहीं जो एक रात पहले पढ़ना चाहते हैं। शॉर्ट में वीडियोस नहीं बना रहा हूं मैं, दे आर डिटेल वीडियोस। बट किसी को चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, कोई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप उसे भेजें। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जो वो लोग आपको सिखाते हैं मैं वही कंटेंट दे रहा हूँ, कि मैं भी ऑफलाइन में यही पढ़ाता हूँ, राइट। वही पूरा कंटेंट मैं आपके लिए ऑनलाइन में लेके आया हूँ, तो आप इसको जरूर शेयर करें। बाकी आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट्स वीडियो देखने तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं। हाँ, इसका ये पूरा पीडीएफ अगर किसी को चाहिए,
मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ, पूरा फ्री पीडीएफ है। तो आप, मैं क्योंकि यूट्यूब पर तो डाउनलोड का लिंक है नहीं, तो मैं टेलीग्राम, मेरा एक चैनल है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ मैं नोट्स, पीडीएफ, क्विज वगैरह डालता रहता हूँ। वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, एनोटेड पीडीएफ जो मैंने लिखा है वो सब भी आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, तो आपके लिए पूरी मेहनत करी जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करो। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।